लाइट बंद कर रहा है। हेलो 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 हेलो। हाँ, वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल सभी के, कैसे है सभी? आफरीन, करण, रितेश, प्रियंका, लवकेश, कैसे सभी, क्या हालचाल सभी के? विवेक, नीलम, अलका, खुशबू, संदीप, कृष्णा, जकिया, नेहा, गुलशन, राम गुप्ता, साहिबा, चंचल, हम बढ़िया मस्त मजे में। हेलो 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 हेलो। आपकी डबल क्लासेस होंगी? नहीं बेटा, डबल क्लासेस नहीं होंगी। हम सिंगल में ही 10 गुने का मजा दे देते हैं, तो डबल में तो पूछो ही मत, 100 गुने का मजा आ जाएगा। तो डबल नहीं, सिंगल से ही काम चलाएंगे। अच्छा, वो बायो की क्लास हो चुकी है, इस वजह से बोल रहे हो क्या? गुड इवनिंग विनीत भैया, गुड इवनिंग। बायो की क्लास हो गई इसलिए बोल रहे हो क्या कि 2 क्लास आप ले लो? कल टेस्ट नहीं है, परसों टेस्ट है, परसों टेस्ट है, ध्यान से सुनेंगे। हाँ, अभी तो हम केवल फिजिक्स ही पढ़ेंगे, उसके बाद में केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद में आप लोग रिवीजन करेंगे। टेस्ट में क्या आने वाला है ये भी बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन कौन कौन से फिजिक्स में आएंगे सारे क्वेश्चन अभी बता दूंगा, तो ढंग से प्रैक्टिस कर लेना। और इसके अलावा टेस्ट कब होगा ये भी बता देता हूं। टेस्ट में क्या क्या आएगा ये नहीं बताऊंगा मैं, टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले ये भी बता दूंगा। हाँ चल, तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वेरी गुड इवनिंग बेटा, दिव्या बेटा, वेरी गुड इवनिंग। चलो, तो हमने मूलभूत गणित के आज आखिरी कुछ लेक्चर्स में आ चुके हैं, है ना। मोस्ट प्रोबेबली आज हमारा 99% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक और छोटी सी क्लास रखेंगे हम, जिसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर उसके बाद में अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मात्रक और मापन। 7:30 बजे भी क्लास दिखा रहा है। अच्छा, मेरी क्लास 7:30 बजे भी दिखा रहा है क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं था। वायु की क्लास होगी ना 7:30 बजे, वायु की क्लास होगी ना 7:30 बजे आज। वो हो सकता है कि अगले मंडे से दिखा रहा हो। चलिए, तो एक बार बता देता हूं फटाफट टेस्ट में क्या क्या आने वाला है। टेस्ट में आज जितना मैं पढ़ा दूंगा वो सब कुछ आने वाला है ना। टेस्ट में जितना आज तक पढ़ा दिया जाएगा, मतलब कि पूरा बेसिक मैथ्स टेस्ट में आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स में, जिसमें से 45 करने होंगे, ऐसे केमिस्ट्री में, ऐसे बायोलॉजी में। और क्वेश्चन कौन से आएंगे? क्वेश्चन जो मैंने क्लास में करवाए हैं। अगर आपने क्लास सही से देखी हो, आपने होमवर्क के क्वेश्चन सारे करे हो, तो आपके 45 पूरे सवाल, फिर 45 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। 45 क्वेश्चन राइट हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। एक भी सवाल क्लास के बाहर और होमवर्क के बाहर नहीं रहेगा। सेम डिक्टो जो क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूं, बस वैल्यू चेंज होगी ज्यादा से ज्यादा, और बिल्कुल वैसा का वैसा आपको टेस्ट में मिलेगा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। तो क्या सभी 45 में से 45 सवाल, मतलब 50 में से 45 सवाल पूरे पूरे सही कर लोगे? रिवीजन कर लो, याद कर लो जो जो सवाल मैंने क्लास में करवाए हैं, वैसे के वैसे जो सवाल क्लास में करवाए, जो होमवर्क करवाए, पूरा का पूरा रिवीजन कर लो। तुम्हारे पास आज रात से परसों सुबह तक का टाइम रहेगा। संडे के दिन दोपहर में 2 बजे 2 PM पर टेस्ट होता है। डाउटनेट का टेस्ट टाइमिंग है हमेशा 2 PM पर टेस्ट होता है। डाउटनेट टेस्ट टाइमिंग जो होता है, डाउटनेट टेस्ट हम आपको पहले दिन से ही नीट में एग्जैक्ट 2 बजे टेस्ट शुरू होगा, एग्जाम शुरू होगी, तो उसी टाइमिंग पर टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, तो 2 बजे संडे के दिन टेस्ट शुरू हो जाएगा। संडे 2 PM पर टेस्ट शुरू हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। आराम से टेस्ट देना है, बढ़िया तरीके से टेस्ट देना है। और टेस्ट देते समय ध्यान रखो, हाँ भैया मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हो गए, ठीक है, और तुम सब भी मेरे बच्चे हो। अब यहां पर ध्यान दो, संडे के दिन टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्या होगा, ध्यान से सुन लो। टेस्ट को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें बता रहा हूं, सुन रहे हो सभी? सुन रहे हो सभी? हाँ, इसके बाद में A* बैच बन जाएगा, तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। क्या सभी कान खोलकर सुन रहे हो?
टेस्ट जब दोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शन दिखाई देंगे, मतलब फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 2, बायोलॉजी में 2 सेक्शन दिखाई देंगे। तो देख लो, ये टेस्ट के बाद में फिर नहीं बताऊंगा, और ये पूरे साल भर जितने टेस्ट होंगे उन सब में यही चीज होगी। जब भी टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट होगा, 2 बजे टेस्ट होगा, और उसके बाद में उसमें से हर एक में से 45 क्वेश्चन करने होंगे। 45 क्वेश्चन कैसे करने होंगे? 2 सेक्शन, एग्जैक्ट नीट पैटर्न पर टेस्ट आएगा हर टेस्ट। हर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में होंगे 30 क्वेश्चंस, तो इसमें से 30 में से 30 करने होंगे आपको, मतलब जितने आए उतने करना है, लेकिन 30 में से 30 करने होंगे आपके लिए। इसके टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे टेस्ट का रिजल्ट आपके सामने आएगा। इसके अलावा सेक्शन बी में आपके पास 15 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से कोई 10 करने होंगे। 15 होंगे जिसमें से कोई 10 करने होंगे। क्लियर है मामला? अच्छा, इसके बाद में इनको मिलाकर आपके 45 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब यहां पर 15 में से 10 जो क्वेश्चन करने होंगे, बहुत ध्यान से सुनना इस मेरी बात को। क्या सेक्शन बी में जो, अच्छा सॉरी, यहां पर 35 होंगे, बिल्कुल सही बात, 35 में से 35 करने होंगे। तो यहां पर सेक्शन बी में जो 15 में से 10 सवाल करने होंगे, वो कौन से 10 होंगे? जो 10 सवाल तुमसे बने वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है कि पहला, दूसरा, तीसरा करना है या 5वां, 6वां करना है। जो 10 आए वो कर लो। अब जब उसका आंसर टिक करोगे बच्चों, तो ध्यान से सुनना, उसका जब आंसर लगाओगे तो मान के चलो तुम्हें पहला आता था, तुमने पहले का आंसर लगा दिया, दूसरे का लगा दिया, तीसरे का लगा दिया, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें का लगा दिया। तुम्हें 10 के 10 आते थे, 10 के 10 लगा दिया आंसर। तो उसके बाद में 5 सवाल और बचेंगे, तो इन 5 का क्या करोगे? छोड़ दो, वो नहीं करने की जरूरत है तुम्हें, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर पहले 10 में से, मतलब सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 35, 36 से शुरू होगा, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 हिसाब से क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को 36 आता है, टिक कर दो। 37 आता था, डायलेमा है, मतलब कुछ दुविधा है, तुमने टिक कर दिया। फिर तुम क्वेश्चन पहुंचे 48 पे, तुम्हें लगा अरे नहीं ये मुझे ज्यादा अच्छे से आता है, तो इसमें से आंसर हटाना पड़ेगा। उस क्वेश्चन पे फिर से जाओगे, ध्यान से सुन लो। क्लास टेस्ट खत्म होने के बाद में 90% बच्चे आके मुझे बोलेंगे कि सर सेक्शन बी में 10 के आगे क्वेश्चन पे टिक ही नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि अगर तुझे 11वां क्वेश्चन या उसके बाद में कोई से क्वेश्चन पे टिक करना है तो पहला एक क्वेश्चन को हटाना होगा। अगर तू नीट के पेपर में मान के चल तुझे 15 क्वेश्चन थे, 15 में से 10 करने हैं, और पहले 10 पे गोला भर दिया और बाद में किसी भी क्वेश्चन पे गोला भरो, वो क्वेश्चन नहीं काउंट होगा। पहले 10 जिस पे गोला भरोगे वो 10 काउंट हो जाएंगे। तो यहां पर भी वही होगा, आपके ऐप में भी जिस 10 पे गोला भर दोगे तो 11वें पे गोला नहीं भरा जाएगा, वो ऐप लेगी ही नहीं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप ऊपर से किसी क्वेश्चन को हटाए, उसमें से आंसर हटाएंगे, उसके बाद नीचे किसी क्वेश्चन पर टिक कर लेंगे। क्लियर है कहानी? सेक्शन बी को लेकर सबसे ज्यादा डाउट ये होता है। टेस्ट 2 बजे होगा संडे के दिन। दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर आप में से किसी को ऐसा लगता है कि टेस्ट सबमिट होने के बाद में मेरा टेस्ट सबमिट नहीं हुआ, तो ध्यान रखना, नेट ऑन करके रखना और टेस्ट देते समय ऐप बंद मत कर देना। टेस्ट देते समय ऐप बंद नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए मैं बंद करके वापस से खोल लूं, तो उस चक्कर में आपका टेस्ट सबमिट नहीं हुआ तो मेरी जवाबदारी नहीं है, फिर आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ठीक है, टेस्ट में आपको पूरे टाइम 3 घंटे में टेस्ट एक साथ देना होगा। क्लियर है? 2 बजे से टेस्ट शुरू हो जाएगा, उसके बाद में आप कभी भी टेस्ट शुरू कर सकते हो। इसके अलावा हम ओएमआर की चिंता मत करो। ओएमआर की चिंता अभी अगले टेस्ट से हम ओएमआर के बारे में बता देंगे। अभी एक बार पहले नॉर्मल टेस्ट दे के देखो, फिर ओएमआर के बारे में बताएंगे आपको। क्लियर है मामला? हाँ, टेस्ट सबमिट करने के बाद में आपको रैंक, आपके मार्क्स, किस टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, सेक्शन ए में कितने सही हुए, सेक्शन बी में कितने सही हुए, हर सब्जेक्ट में कितने सही हुए, कितने गलत हुए, टोटल मार्क्स कितने आए, और बाकी सब बच्चों ने दी तो उसके हिसाब से रैंक कितनी आई। हो सकता है कि आपने टेस्ट दिया और आपकी रैंक 1 बता दे, लेकिन थोड़ी देर बाद आप चेक करोगे उसकी रैंक चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके बाद में हो सकता है किसी बच्चे ने टेस्ट सबमिट किया हो और उसके मार्क्स आपसे ज्यादा अच्छे हो। ठीक है, तो रैंक में एक दिन बाद देखूंगा जब सारे बच्चे टेस्ट दे देंगे।
चलिए, तो टेस्ट से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपसे कर ली है। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है टेस्ट से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें सभी को क्लियर होगी। अब आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमें उच्चष्ट और निम्नष्ट मान और अवकलन के और अनुप्रयोग पढ़ने हैं और समाकलन पढ़ना है। ये दो टॉपिक अब हमारे रहते हैं। ए स्टार बैच कितने मार्क्स पर मिलेगा, ये सवाल गलत है। वो उसके लिए आपको पूरी क्लासेस देखनी होगी, होमवर्क के पूरे क्वेश्चंस करने होंगे, टेस्ट पूरा देना होगा, तब जाके उस पर बात बनेगी। अच्छा, इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात, ये कोई गधा आदमी है, मूर्ख आ गया है मेरी क्लास में, फिर बोलेंगे कि सर आप गुस्सा करते हो, कौन से गांव से आया रे तूने आज तक नीट का पैटर्न नहीं देखा क्या? हर एक क्वेश्चन पे +4 -1 होगा। अगर क्वेश्चन सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो -1 हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? नहीं होगी भाई, नहीं होगी। सारे क्वेश्चन टिक कर देना तू, है ना, फिर तेरे नेगेटिव में नंबर आ जाएंगे। चलो ओके, हम इन बच्चों पे ध्यान ना देते हुए, समय ना खराब करते हुए हेडिंग डालेंगे अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। हाँ, मंडे को भी टेस्ट दे सकते हैं बेटा, लेकिन टेस्ट जो है मंडे की क्लास के पहले पहले दे देना। अच्छा, अब इसी प्रकार से अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन, है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसमें अब हमें क्या पढ़ना है? क्या कल की क्लास में जो मैंने अवकलन पढ़ाया था सबको बहुत जोरों से चमका? कुछ क्वेश्चन थे होमवर्क में जिनके डाउट गए होंगे, वो अभी मैं बता दूंगा, होमवर्क वाले क्वेश्चंस के डाउट, चिंता ना करो। अच्छा, अब अवकलन के अनुप्रयोग, क्या सभी को अवकलन चमका था पिछली क्लास में? हाँ, अरे यार, ये मेरे को लगता है 2-4 को जब तक मैं भगा नहीं दूंगा ये जीने नहीं देंगे चैन से मुझे। और एक बच्चा बोल रहा है टाइम लिमिट नहीं रहेगा क्या? अरे तूने आज तो कोई सी ऐसी कौन सी परीक्षा दी है तूने जिसमें तेरे को क्वेश्चन पेपर दे दिया और बोले चल ठीक है जब बूढ़ा हो जाए तब लाके दे देना, मैं चेक करके बता दूंगा, है ना? जिस टीचर ने पेपर दिया वो टीचर ही पता चला कि दुनिया से गायब हो गया, फिर उसके बाद में तुम बूढ़े हो गए, छड़ पे नहीं सर मैंने पेपर कर दिया है, आपने मुझे 80 साल पहले दिया था सॉल्व करने के लिए, इसे चेक करके बता दो मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, क्या नीट की परीक्षा निकल जाएगी मेरी। 3 घंटे में टेस्ट सबमिट हो जाएगा, 3 घंटे टाइम लिमिट होता है। हिंदी में होगा? नहीं बेटा, हिंदी में नहीं होगा। पागल है क्या? कैसी बात कर रहा है? हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूं, हिंदी मीडियम का बैच है, हिंदी मीडियम में हम नीट के एग्जाम देंगे, लेकिन टेस्ट नो, वेरी बैड। टेस्ट हिंदी में नहीं लेंगे हम, टेस्ट हम उर्दू में लेंगे, और उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपके पास बंगाली, तीसरा ऑप्शन है आपके पास कन्नड़, चौथा ऑप्शन है आपके पास मलयालम, पांचवा ऑप्शन है आपके पास तमिल, या इसके अलावा आप चाहे तो कश्मीरी भाषा, फारसी भाषा में टेस्ट दे सकते हैं। इनमें से किसी में टेस्ट दीजिए। हिंदी में टेस्ट तो नहीं करवाएंगे हम आपसे, बिल्कुल नहीं। हाँ, 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम होता है, लेकिन हम टेस्ट 3 घंटे का ही करवाएंगे ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो कि जल्दी टेस्ट कैसे खत्म करना है, क्योंकि मेन एग्जाम में OMR भी भरना होगी, तो उसका 15-20 मिनट टाइम हम नहीं देंगे तुम्हें, क्योंकि यहाँ पे टिक करके आंसर आ जाएगा। नो, वेरी बैड। लेट्स कंटिन्यू नाउ। अब हमें अवकलन हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, तो अब डिफरेंशिएशन हमारा हो गया, तो अब इसका एप्लीकेशन, मतलब क्यों पढ़ा डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ हमें देखना होगा, है ना? तो अब डिफरेंशिएशन या इसके अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, तो मुझे उम्मीद है कल की क्लास में सभी को डिफरेंशिएशन चमका होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमें इसके अनुप्रयोग पढ़ने, अनुप्रयोग मतलब इसका यूज क्या क्या होता है, तो एक एक करके हम देखना शुरू करेंगे, है ना? तो सबसे पहली बात, हमने कल डिफरेंशिएशन पढ़ा, उसी को और आगे अवकलन को या डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाकर हम नई चीज सीखेंगे जिसे हम बोलेंगे डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, है ना? इसका मतलब क्या होता है ना? तो हम समझेंगे डबल डिफरेंशिएशन, दुई, है ना, या ऐसा बोल सकते हो आप डबल या 2 बार अवकलन करना, है ना? तो अब 2 बार अवकलन को कैसे चिन्हित करते हैं हम, सबसे पहले तो ये समझते हैं डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, या इसे
डबल मतलब क्या कहना चाहते हो, इसे चिन्हित कैसे करते हैं। जैसे मान के चलो हमने लिखा y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। तो ये y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 हो गया। अब सर इसमें y की कुछ ना कुछ वैल्यू है, y की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो अभी तक हम करते जो आ रहे थे वो क्या करते आ रहे थे, हम करते आ रहे थे dy बटा dx, dy बटा dx। तो यह जो dy बटा dx कहलाता है, ये कहलाता है सिंगल डिफरेंशिएशन। सिंगल डिफरेंशिएशन ऑब्वियस ही बात है, ये अकेला है, ये सिंगल है। तो ये सिंगल मतलब पहली बार अवकलन करना, पहला अवकलन, पहला अवकलन, चाहो तो हिंदी में लिख लो पहला अवकलन, पहला अवकलन। तो पहला अवकलन कैसे करते हैं, इसका पहला अवकलन क्या होगा, क्या सभी बता सकते हैं? बिल्कुल सर, बड़े प्यार से हम बता सकते हैं 2x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस 1 का अवकलन हो जाएगा 0। क्लियर है? तो यह हमने कल बहुत धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस कर लिया। तो ये हो गया 4x प्लस 5, ये आंसर आ गया। ये हो गया सिंगल डिफरेंशिएशन या पहला अवकलन। क्या कहलाता है ये? पहला अवकलन। अब हम पहले अवकलन को ऐसे भी चिन्हित कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये y है, इसे हम f(x) भी लिखते हैं। f मतलब फलन, फलन x का, हाँ सर x का फलन है y। तो ये जो डिफरेंशिएशन था, जो प्रथम अवकलन था या पहला अवकलन था, इसे हम f डैश भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? f डैश। या तो dy बटा dx बोलेंगे या f डैश x बोल देंगे, दोनों बातें एक ही है। अब इसका हम अगर दूसरा अवकलन या द्वितीय अवकलन देखेंगे तो क्या होगा? दूसरा अवकलन एकदम आसान सी बात है, डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा सर, डबल को किससे चिन्हित करेंगे? देख, अब इसको f डैश बोला था, तो fx तो क्या है? fx तो सर पहला नॉर्मल फंक्शन है। f डैश x क्या है? जब इसका अवकलन पहली बार किया। तो डबल मतलब f क्या आ गया? डबल x, डबल डैश लगा दिया। क्या लगा दिया? डबल डैश। तो क्या हो गया? f डबल डैश x। मतलब डबल डैश क्या हो गया? डबल डैश मतलब दो बार हमने इसका अवकलन करना है। और इसको हम चिन्हित कैसे करेंगे? इसमें अवकलन का अवकलन, तो हम इसे बोलेंगे d स्क्वायर y बटे में dx का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जिसका अवकलन करा था उसका फिर से कर दे। तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है सर, इसमें घबराना क्या है? इसका अवकलन मैं फिर से कर सकता हूं क्या? हाँ सर, ये क्या है? 4x का अवकलन क्या होगा? 1 प्लस 5 का अवकलन 0। तो ये आ गया 4 आंसर आ गया। क्या आ गया? 4 आंसर आ गया। मैं चाहूं तो इसका एक और अवकलन भी कर सकता हूं, जिसे मैं कह सकता हूं तृतीय अवकलन या तीसरा अवकलन। तीसरा अवकलन, तो तीसरा अवकलन क्या हो जाएगा सर? तीसरा अवकलन हम इसे बोलेंगे f ट्रिपल डैश x। 3 बार अवकलित कर दे। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें 2 तक की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम 3 तक भी कर सकते हैं, f ट्रिपल x लगा सकते हैं। और इसे हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं d3y अपॉन में dx क्यूब। तो इसे क्या बोलेंगे सर? ये कितना हो जाएगा? जो था क्या था? 4 एक नियतांक है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका यह प्रथम अवकलन हो गया, यह द्वितीय अवकलन हो गया, यह तीसरा या तृतीय अवकलन हो गया। इसी प्रकार से हम यहां पर इसका चौथा अवकलन भी कर सकते थे, लेकिन चौथे की जरूरत नहीं है सर। चौथा 0 आ गया तो 0 का अवकलन फिर से 0 ही हो जाएगा। अब तो हमेशा करते जाओ तो 0 0 0 0 0 अवकलन आते जाएगा। क्लियर है मामला? तो क्या तुम्हें कभी भी फलन दिया जाए तो उसका द्वितीय अवकलन तृतीय अवकलन निकाल सकते हो ना? जैसे इस पे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बोला कि y बराबर साइन x है, y बराबर साइन x। तो इसमें हमें इसका प्रथम अवकलन ज्ञात करना है। प्रथम अवकलन क्या होगा? प्रथम अवकलन dy बटा dx लिखेंगे इसे,
देख इसे y डैश भी y डैश, अच्छा यहां पर जैसे हमने f डैश बोला है तो इसको f डैश को y डैश भी बोल देते, कोई लोग क्या बोल देते y डैश, तो y डैश भी लिखो तो बराबरी क्या क्या बोल सकते हैं। देखो मैं एक बार फिर से लिख के बताता हूं। हमने बोला इसका प्रथम अवकलन या पहला अवकलन, पहला अवकलन इसे क्या क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं सर y डैश, या इसे बोल सकते हैं f डैश x, या इसे बोल सकते हैं dy बटा dx। तीनों में से कुछ भी लिखा जाए तो ये क्या कहना चाह रहा है, पहला अवकलन। तो क्या होगा सर पहला अवकलन, सर इसका पहला अवकलन हमें पता है sin x, sin x का पहला अवकलन कितना हो जाएगा, इसे हम बोल सकते हैं y डैश बराबर हो जाएगा sin का प्रथम अवकलन हो जाएगा cos x। क्या हो जाएगा, cos x। क्लियर। अच्छा अब यहां पर क्या इसका द्वितीय अवकलन बता सकते हैं, द्वितीय अवकलन, तो द्वितीय अवकलन को क्या लिखेंगे, y डबल डैश, या हम इसे लिख सकते हैं f डबल डैश x, या हम इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर y बाय डी एक्स का स्क्वायर। तो इसका द्वितीय अवकलन क्या होगा सर, cos का द्वितीय अवकलन जो हो जाएगा वो माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, माइनस साइन मतलब cos का अवकलन माइनस साइन होता है, तो साइन का अवकलन cos हुआ, cos का माइनस साइन हुआ। इसी प्रकार से तृतीय अवकलन क्या आ जाता सर, साइन का अवकलन होता है cos, तो जाता माइनस cos x। तृतीय चतुर्थ आ जाता cos x, फिर sin x, फिर cos x, फिर sin x, ऐसे डुडुंग 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 चलता रहता। क्लियर है मामला, आया समझ में। तो क्या तुम लोग प्रथम द्वितीय तृतीय अवकलन कर सकते हो, प्रथम द्वितीय तृतीय अवकलन करने के योग्य हो तुम सभी, ठीक है ना। तो अब यहां पे तृतीय अवकलन करते तो साइन का अवकलन सर cos हो जाता, तो हो जाता माइनस cos x। ये पहला अनुप्रयोग था, या पहली बात थी जो हमें पढ़ना थी आज की क्लास में। आज बहुत सारे एप्लीकेशंस हम इससे पढ़ेंगे, तो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैंने अवकलन क्यों सीखा, और अवकलन के और एग्जाम्पल प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसी प्रकार से सेकंड बात पढ़ते हैं हम इसमें, सेकंड बात है ना, सेकंड बात पढ़ते हैं। हाँ सेकंड में क्या होगा, मान के चलो अवकलन इसलिए पढ़ा, एक्चुअल में हमने बोला था कि परिवर्तन निकाल के बताएंगे, तो हो सकता है कि आपको अवकलन करने के बाद में वो बोले कि भैया ये तूने अवकलन तो किया लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मतलब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हमको बोला कि यदि y बराबर 5x स्क्वायर प्लस 2 है तो dy बटा dx का मान x बराबर 1 पर कितना होगा, ठीक है। तो ये क्या पूछना चाह रहा है हमसे, ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि यहां पर एक फलन दिया हुआ है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है। एक्चुअल में ये आगे चलकर अभी हम जब सरल रेखा में गति पढ़ेंगे उसका एक सवाल बन जाएगा, आपको x और t में संबंध दे देगा, फिर आपको बोलेगा भैया वेग बता, वेग, तो अगर xt का संबंध है तो उसका अवकलन करके वेग निकलता है, ठीक है। v बराबर dx बटा dt होता है, पता होगा आपको, है ना, बहुत सारे बच्चों ने जिनने पिछले साल पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो उनको पता है कि v बराबर dx बटा dt होता है। तो उसका अवकलन करेंगे, फिर बोलेगा कि भैया t बराबर इतने सेकंड पे वेग कितना होगा, तो वैसे ही कुछ ये है। हाँ भैया डेमो क्लास के नोट्स नहीं बनाने हैं बेटा, डेमो क्लास हटा दो, बहुत भोला आदमी है ये। देखो तो यहां पर क्या करेंगे हम, हमारे पास y बराबर दिया हुआ है सर 5x स्क्वायर प्लस 2, अब इसमें dy बटा dx करेंगे तो इसका अवकलन कर कितना आएगा सर, आ जाएगा 5 इंटू 2x प्लस 1, है ना। अब अगर किसी को अभी भी प्लस 0, अगर अभी भी किसको लग रहा है यार ये आदमी तो बहुत जल्दी जल्दी कर देता है, तो चुल्लू भर पानी ले और आगे समझ जा। 1 लाख करोड़ बार बता चुका हूं मैं कि 2x का x स्क्वायर का अवकलन 2x होगा, 5 ऐसा कैसा नीचे आ गया, तो इसमें कितना आंसर आ गया सर, यहां पर इसका dy बटा dx जो होगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x, बस ये आंसर आ गया। लेकिन अब इसने अवकलन नहीं पूछा, इसने पूछा कि अवकलन का मान x बराबर 1 पर बता,
x बराबर 1 पर। अच्छा, तो x बराबर 1 पर dy बटा dx, देखो इसको ऐसे भी चिन्हित करते हैं, dy बटा dx के आगे एक डंडा लगाएंगे, इधर लिखेंगे x बराबर 1, ताकि ऐसा पता चल जाए कि अच्छा हम x की वैल्यू 1 रखना चाहते, तो हमारा आंसर 10 आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो एकदम आसान आसान सी बातें लग रही है सभी को। क्या सभी को एकदम आसान आसान सी बातें लग रही है? अच्छा, इसी में और एग्जाम्पल करवा दो सर, एक आधा एग्जाम्पल और ले भाई, एग्जाम्पल कर ले। यदि कण की स्थिति, यदि किसी कण की स्थिति x बराबर टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 द्वारा दी जाती है, तब t बराबर 1/2 सेकंड पर इसका वेग क्या होगा? वेग बराबर क्वेश्चन मार्क। जिन्हें पता है वेग क्या होता है, बहुत बढ़िया बात। जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। क्या? आकांक्षा कुमारी, मुझे लग रहा तो तुम्हारी आज पहली क्लास है, तो इसलिए कुछ तुम्हारी समझ नहीं आ रही। आकांक्षा कुमारी, तुम्हारी समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आज तुम्हारी पहली क्लास है। थोड़ी देर पहले आके तुमने लिखा था कि आज मेरी पहली क्लास है, तो बेटा ये क्लास बंद कर दे और जाके जो पुराना पढ़ा चुका हूं उसे पढ़ ले। कृपया करके जो बच्चे पढ़ने आए उन्हें परेशान ना कर। चलो, तो जिन्हें पता है बहुत बढ़िया बात, जिन्हें नहीं पता बता देता हूं। वेग बराबर होता है dx बटा dt। वेग क्या होता है? dx बटा dt के बराबर। ओके, तो क्या करना होगा? एकदम ही लुल सा सवाल है सर ये तो। क्यों सर? देखो इसका हल क्या करेंगे। हमारे पास सर x का समीकरण दिया है, ओके, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे वेग निकालना है, जो कि बराबर होता है dx बटा dt के। तो यहां पर इसका कर दूं मैं अवकलन, तो कितना हो जाएगा? 2t माइनस अच्छा कहां से आ गया 2t? टी स्क्वायर का अवकलन करूंगा तो 2t हो जाएगा, 2 आगे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस t का अवकलन 1 होगा, 1 का अवकलन 0 होगा। तो ये वेग आ गया, कितना आ गया वेग? ये वेग आ गया सर जी 2t माइनस 1 आ गया। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब ये बता कि अगर ये वेग इतना आ गया है तो कब चाहिए तुझे वेग की वैल्यू? वेग की वैल्यू चाहिए सर t बराबर आधे सेकंड पर। t बराबर आधा सेकंड कहां से आ गया? ये मूर्खता भरा सवाल मत पूछना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक बच्चे ने पूछा कि x बराबर 1 कहां से आ गया। मूर्ख, ये सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है, मैं घर से लेकर नहीं आया, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यह तात्पर्य हो गया 2 into 1/2 माइनस 1, 2 ने 2 को मार दिया, 1 माइनस 1 हो गया। अरे वो ज्यादा नील बटा सन्नाटा आ गया। क्या आ गया? नील बटा सन्नाटा। तो सर सन्नाटा क्यों हो गया? क्योंकि ये 0 आ गया। 0 मतलब क्या हो गया? 0 मतलब क्या हो गया सर? 0 मतलब 0 हो गया। वाह, तालियां, बहुत बढ़िया। 0 मतलब 0 होता है। हाँ, तो 0 मतलब 0 तो होता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कण का वेग 0 है। वेग 0 है मतलब कि क्या हो गया? वेग 0 मतलब क्या हुआ? कण रुका हुआ है, स्टॉप है। बिल्कुल सही बात गुलशन, ये विराम अवस्था में है। ये सब आगे चलकर हम पढ़ेंगे, लेकिन वस्तु विराम अवस्था में उसका वेग 0 है। चल ओके, आगे बढ़ते। पॉइंट नंबर 3। 2 पॉइंट पढ़ लिया अभी हमने, अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। मान के चलो कि कभी कभी सवाल वाले के मन में ख्याल आया कि इसके मैं पूरी तरह मजे ले लूं। जैसे एक सवाल होमवर्क में दिया था जिसमें तुम्हारे मजे लिए गए थे। क्या क्वेश्चन में बोला आपको x बराबर हो गया है 2t स्क्वायर, x बराबर हो गया है 2t स्क्वायर, और y बराबर है t। तो अब आपको बताना है तो dy बटा dx है ना। ऐसे कुछ सवाल था, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है मेरे पास, लेकिन
इस प्रकार का सवाल था, dy बटा dx का मान बताइए। तो अब इसमें हुआ है धोखा। इसमें क्या हुआ है मेरे साथ? धोखा। क्या धोखा हुआ है मेरे साथ? मेरे को यहां पर सर x भी दे दिया, y भी दे दिया, dy बटा dx भी पूछ लिया। ओहो, हाहाकार मच गया है तो इस दुनिया में, हाहाकार मच गया इस दुनिया में। ये कैसे कर दूं मैं कि सर मुझे y की वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू भी दी हुई है, ये t के पदों में दी हुई है, और dy बटा dx पूछा हुआ है, वो दिया है, वो दिया है, ये पूछा है, तो इनमें सब में क्या चक्कर है? सर इनके बीच में, इन तीनों के बीच में ट्राइंगल बन गया। कैसा ट्राइंगल बन गया? सर यह प्यार का ट्राइंगल बन गया। तो कैसे होगा ये? अब कैसे होगा? तो इन तीनों के मध्य संबंध बताना पड़ेगा ताकि प्यार बना रहे। तो प्यार कैसे बना रहेगा? इसके लिए हम लगाएंगे थोड़ा सा तिकड़म, है ना। देख, दो के बीच में प्यार बनाना बहुत आसान है, दो के बीच में प्यार बनाना बहुत आसान है, जैसे हम यहाँ पे बना रहे थे, बहुत मजा आ रहा था जिंदगी में, है ना। लेकिन तीन है तो ये जो ट्राइंगल बनता है इसमें बहुत मुश्किल हो जाती है, दोनों को मेंटेन करना पड़ता है साथ साथ में। कैसे मेंटेन कर पाएगा? देख मैं सिखाता हूं। तो यहां पर क्या होगा? dy बटा dx। अच्छा, कैसे मेंटेन करना है मैं सिखाता हूं, मतलब मैं वो सब नहीं सिखाता, है ना। मैं नहीं कर सकता भैया दो मेंटेन साथ में, मतलब बस तुझे ये बता रहा हूं कि x और y अगर t के पदों में, तो इसे कैसे मेंटेन करना है। देखो तो कैसे होगा यहां पर, हमसे एक ही मेंटेन हो जाए बहुत है। dy बटा dx क्या होता है? तो सर इसे क्या लिख सकते हैं? dy बटा dx को, dy बटा dx को, तो dy बटा dx को हम लिख सकते हैं dy बटा dt। अच्छा सर क्यों? मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी तिकड़मबाजी करी। मेरे को y t के पदों में था तो इसका अवकलन करा मैंने t के सापेक्ष, बटे में x जो था वह भी t के पदों में था तो इसका भी अवकलन कर लिया t के सापेक्ष। अब कहने को तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन नहीं करते हुए भी बहुत कुछ कर दिया। समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को? कहने को तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन नहीं करते हुए भी बहुत कुछ कर दिया। क्यों? देखो देखो, अल्टीमेटली ये dt dt तो कट जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर ही है, लेकिन मैंने इनमें y और t और x और t के बीच में संबंध स्थापित कर दिया, इनका प्यार अमर कर दिया मैंने। और इसके बाद में अब मेरा आंसर भी आ गया, है ना। दोनों मिल गए मुझे, दोनों मिल गए, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या चाहिए था मुझे? y और t चाहिए था, तो मैंने निकाला dy बटा dt। तो क्या मैं y का अवकलन t के सापेक्ष कर सकता हूं? हाँ सर, t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। ओके। क्या मैं dx बटा dt कर सकता हूं? मैं क्या x का अवकलन t के सापेक्ष, क्या इसके अंदर t है? बिल्कुल है सर, तो यह अवकलन होगा 2 इंटू 2t, t स्क्वायर का अवकलन 2t हो गया, तो ये यहां पर आ गया 4t। अब कहने को तो मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन मामला सेट जरूर कर दिया मैंने। तो अब यहां पर dy बटा dx जब मैं निकालूंगा, तो यहां पर मैंने dy बटा dx था तो उसे dy बटा dt लिख दिया, तो dy बटा dt की वैल्यू 1 आ गई, बटे में सर dx बटा dt की वैल्यू 4 आ गई। क्या मामला सभी को चमका? क्या मामला सभी को चमका? कैसे करना था? है बहुत आसान, है बहुत आसान, लेकिन बस दिखने में बहुत मुश्किल होता है। हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है कि अगर यहां पर x का t में संबंध है, y का t के संबंध है, और x और y के बीच में डायरेक्ट संबंध बनाना है, तो यह दिखने में बहुत मुश्किल है कि ओहो हो दो चीजों को साथ में लेकर कैसे चलेंगे, लेकिन बहुत आसान है। क्या कर दो? dy बटा dx में dt dt नीचे कर दो और मामला सेट हो जाएगा। अच्छा सर एक और बता दो। ले भाई एक और एग्जाम्पल कर ले इसमें। मान के चल मैंने बोला x बराबर है साइन थीटा, x बराबर है साइन थीटा, y बराबर है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन y बराबर है कॉस थीटा, y बराबर है कॉस थीटा। तो अब यहां पर हमें पता करना है फिर से dy बटा dx का मान। देख अब देखने में बहुत कठिन कि सर ये वाले थीटा को भी ले लूं, इस थीटा को भी ले लूं और इनको साथ में चला लूं, सर नहीं हो पाएगा, लोगों से एक नहीं समझ रही, हम दो कैसे संभालेंगे? बहुत आसान है, dy बटा dx है, तो इसको इसका थीटा दे दे, इसको इसका थीटा दे दे और बात बन जाए जिंदगी में, है ना। तो दोनों को अपना अपना थीटा दे दो। तो यहां पर क्या करेंगे हम हल में? सर हल चला दो। तो क्या चलाएंगे हल में? हम बोलेंगे कि सर इसको इसका थीटा दे दूं मैं और
एक्स वाले को उसका थीटा दे दूं मैं, क्योंकि एक्स के पास भी थीटा है, वाई के पास भी थीटा है, और इनको आपस में मिलवा देंगे। तो dy बटा डी थीटा, dx बटा डी थीटा आपस में मिल लिए, अब दोनों प्यार से रह रहे हैं साथ में। तो यहां पर हमें पहले तो पता करना पड़ेगा सर, ये तो dy बटा डी थीटा की वैल्यू तो पता ही नहीं सर, तो कर लो अलग से पता। ओके, तो हमें दिया हुआ है सर x बराबर साइन थीटा, तो dx बटा डी थीटा क्या होगा जल्दी बता दे मेरे प्यारे। सर साइन का अवकलन होता है cos थीटा, वेरी गुड। अब क्या दिया हुआ है cos थीटा, वेरी गुड। तो अब मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है सर cos का अवकलन जो कि होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। क्या ये तुझको चमका? बिल्कुल सर। तो अब यहां पर मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है, मुझे पता करना है dy बटा डी थीटा। तो dy बटा डी थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा बटे में cos थीटा। अगर तुम्हारे दिल के तार बजे बार बार तो इसे लिख ले माइनस टेन थीटा, साइन थीटा बाय cos थीटा, टेन थीटा होता है। कहानी खत्म, पैसा हजम। क्या सभी को ये दोनों एग्जाम्पल बहुत तेजी में चमके? क्या एसपी सर के सभी चीतों को ये बातें समझती है? अब तो ये तीसरी बात हमने इसके अवकलन खत्म कर दिया ना, मतलब चिंता मत कर, मैं तो इसके इतने अवकलन बता दूंगा जो दुनिया में कोई नहीं बता रहा। मतलब तीन अवकलन हमने, सॉरी तीन अनुप्रयोग अवकलन के हमने पढ़ लिए। तीसरी बात, चौथी बात पे अब हम आते हैं आज की क्लास की। तीन बातें होगी सर, बहुत बढ़िया। चौथी बात क्या है, फोर्थ पॉइंट वैसे है ढाल और एक है परिवर्तन। हाँ चलो ठीक है, ये दोनों कर लेते। फोर्थ पॉइंट है ढाल, हेडिंग डालेंगे ढाल। अच्छा सर ढाल तो हमको आती है, ढाल कभी सुना? हाँ सर ढाल तो सुना लग रहा है मुझे, ढाल तो मुझे सुना लग रहा है। ओहो सर y बराबर mx प्लस सी करा था, उसमें m को मैं ढाल बोलता था। y बराबर mx प्लस सी को m को मैं ढाल बोलता था। अब आजा इधर, आजा इधर आ। अब मैं तुझे एक बहुत गजब की चीज बताता हूं, बहुत ही गजब की चीज। अवकलन का असली उपयोग देख। मान के चल यहां पर y था, यहां पर x था। ओके सर, बहुत बढ़िया। हमने बोला यह परवलय बना और यह यहां पर ढाल बढ़ती जा रही है इसकी। अरे यहां पर क्या हो रहा है, ढाल बढ़ती जा रही है, हंस रहा है ये। तो यहां पर अगर ये हंस रहा है, इसकी ढाल बढ़ती जा रही है। अगर मैंने तुझसे पूछा होता कि x बराबर है ना, तू अभी बहुत होशियार बन रहा था कि सर यहां ढाल 0 है, यहां ढाल पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, ये बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती जा रही है तो था, लेकिन कितनी है ये नहीं बता पाया था आज तक। अगर सवाल वाले ने बोला था y बराबर एक्स स्क्वायर का परवलय है ये, तो हमने बोला वेरी गुड, y बराबर एक्स स्क्वायर का परवलय है ये, पूरा होता है। मैं तो अभी आधा बनाया। तो तू ये नहीं बता पाता कि x बराबर 2 पर ढाल कितनी है, x बराबर 1 पर ढाल कितनी है। या मैंने तुझे पूछा होता कि यह परवलय है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। देख स्ट्रेट लाइन में बताना कोई बड़ी बात नहीं है, y बराबर mx प्लस सी कर ले, m की वैल्यू है, m की वैल्यू उठा के रख ले, वाह भाई वाह, मजा आ गया, ढाल आ गई। अरे वो तो कक्षा 5वीं वाला बच्चा कर रहा है, तू क्या अलग कर सकता है कि सर मैं कोई एक वक्र होगा उसकी ढाल दे सकता हूं। कैसे? देखो, तो अगर मैंने तुमसे सवाल में मजाक में पूछ लिया होता कि x बराबर 1/2 पर वक्र की ढाल, या और खतरनाक x बराबर 1/2 पर x अक्ष के साथ कोण, और सर एंगल वेंगल पूछ ले भैया, तो हाँ, तो x बराबर 1/2 कहां था सर? यहां कहीं आता, x बराबर 1/2 कहीं ना कहीं आता। तो यहां पर जो ढाल बन रही है, या यहां पर ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन यहां पर टच हुई, तो इसका x अक्ष के साथ कोण कितना है? अरे सर कुछ बात बोल दी है तो आपने। तो अभी कैसे पता कर सकते हैं? ठीक है, तो अब हम इसको पता करने के लिए थोड़ा जूम करेंगे। क्या करेंगे? जूम। मान के चलो मैंने यहां पे जूम किया,
ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो यहां पर जूम करके दिखाया मैंने तुम्हें। तो यहां पर जूम करने पर क्या होगा सर? जूम करेंगे तो एक वक्र ऐसा कुछ दिखाई देगा हमें, है ना, ये वक्र कुछ ऐसा दिखाई देगा, वक्र ऊपर जा रहा है। और यहां पर हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास क्या है, एक लाइन है। हाँ सर ये लाइन है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन इस वक्र को, ये लाइन इस वक्र को टच करती हुई जा रही है। लेकिन अब हमने इसको जूम कर दिया, तो जूम करेंगे तो वो एक्चुअल में एक पॉइंट नहीं होगा, वो बहुत बड़ी जगह दिखाई देगी। हाँ सर ये इतना सारा टच करते हुए जा रहा है, इतना सारा टच करते हुए जा रहा है ना। ये तो एक ऐसी छोटी सी बात है यार, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान के चलो पृथ्वी देखो इतनी बड़ी दिख रही है और सौर भयंकर बड़ी पृथ्वी है, लेकिन पृथ्वी से दूर होते जाएगा तो वो इतनी बड़ी पृथ्वी देखो एक बिंदु से दिखाई देने लगेगी। क्या दिखाई देने लगेगी? एक बिंदु से दिखाई देने लगेगी। वैसे ही अगर मान के चलो एक बैक्टीरिया है, बायोलॉजी, तो एक बैक्टीरिया सर ऐसे तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जूम करा तो एक छोटा सा बिंदु दिखाई देगा, और जूम करा, अरे सर इस बैक्टीरिया के अंदर तो पता नहीं अंदर क्या क्या बहुत सारी चीजें दिखाई दे गई हमें। हाँ ये ऐसे ही पैरामेशियम है सर, पैरामेशियम में इसको जूम किया तब पता चला अच्छा इसके तो वो छोटे छोटे सीलिया भी है सर, इसके छोटे छोटे वो सीलिया ही बोलते हैं ना, उसके छोटे छोटे बाल टाइप होते हैं। और जूम किया, अरे सर ये तो अमीबा है, तो वो जूम करके जो इतना पॉइंट था वो बड़ा दिखाई देगा। तो वैसी बात है, ये जो पॉइंट था एक पॉइंट पर टच कर रहा था, लेकिन जब मैंने जूम करा तो वो मुझे बहुत बड़ा दिखाई दिया, बहुत बड़ा दिखाई दिया। तो बड़ा दिखाई दिया तो यहां पर अब हमने सोचा कि सर ये वाली लाइन का तो हमें कोण पता करना, एक्स अक्ष के साथ, यही ढाल होगा, यही क्या होगा, ढाल होगा। तो हमने इसको जूम करके देखा तो हमें पता चला कि सर ये एक छोटा सा त्रिभुज बनाया, यहां पर क्या बनाया, यहां पे एक छोटा सा त्रिभुज बनाया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां पर इसका ढाल क्या होगा, तो आप मुझे बोलोगे सर कि यहां पर ढाल जो होगा वह tan थीटा होगा। मैंने बोला बहुत ही बढ़िया। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है सर y बटे में x है। सर ये कहां से आया? लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? अरे मूर्ख, अब एक बोल रहा था पैरामेशियम को जूम करने पर अमीबा कैसे दिखेगा। दो अलग अलग बार जूम किया, एक बार जूम किया तो पैरामेशियम दिखा, सीलिया दिखे उसके, फिर उसके बाद में दूसरे बार जूम किया, दोनों अगल बगल में बैठे हुए थे, पैरामेशियम और अमीबा बातें कर रहे थे कि ये मूर्ख आदमी इतनी आसान फिजिक्स समझ नहीं पा रहा है, बायोलॉजी में तो पता नहीं क्या करेगा ये, और इसकी जिंदगी में आगे क्या हो पाएगा, और वो दोनों तेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। देखो यहां पर, तो यहां पर अगर हम ढाल देखेंगे तो ढाल क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो ये लंब हो गया ये और आधार हो गया ये। अच्छा सर, तो यह लंब मतलब ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब y। अरे यार ये क्या होगा? ये लंब मतलब y, ये क्या है? y अक्ष, ये x अक्ष है। तो ऊपर गए तो y अक्ष में चले, इससे डेल्टा y बोल दिया, इससे डेल्टा x बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये मेरे लिए हो गया, ये मेरे लिए tan थीटा हो गया, डेल्टा y बटे में डेल्टा x हो गया। ओके सर, तो अब यहां पर ये डेल्टा y बटे में डेल्टा x है, डेल्टा y बटे में डेल्टा x है, लेकिन एक्चुअल में ये बड़े परिवर्तन के लिए लिखते हैं, लेकिन मेरा तो परिवर्तन बहुत छोटा है सर, मेरा तो परिवर्तन बहुत छोटा है सर, है ना। क्यों? क्योंकि सर यहां पर तो बिल्कुल हल्का सा टच करते हुए निकल गया, टच करते हुए निकल गया, ये टच करते हुए निकल गया। तो अगर ये ऐसा टच करते हुए निकला तो ओहो सर बहुत छोटा परिवर्तन है। तो हमने सीखा कि छोटे परिवर्तन में हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे dy बटा dx लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? dy बटा dx। तो मुझे एक बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट सी बात पता चल गई आज की दुनिया में कि सर tan थीटा है जो वो dy बटा dx होता है, dy बटा dx होता है। dy बटा dx मतलब कि अगर मैं कोई मेरे को फलन दिया हुआ है और उसका अवकलन करते आ रहा था आज तक, और मतलब मैं तो ढाल निकाल रहा था, अरे बाबा मेरे को पता भी नहीं था। ओहो, असीम शक्तियां है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैं इसका अवकलन, जैसे मैं इसका अवकलन कर रहा था तो मैंने इसका अवकलन 2x लिखा था, तो 2x एक्चुअल में क्या था? 2x उसका ढाल था, 2x क्या था? उसका ढाल था।
मतलब सर इतनी बड़ी बात छुपाई आपने हमसे। हाँ, क्यों? आज के दिन के लिए। क्योंकि देखो यहां पर है ना, कुछ कुछ चीजें जिंदगी में सही समय आने पर ही बताई जाए तो अच्छा होता है। बाकी तब तक गलत फैमिली में जी रहे तो जीते रहो, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है ना। आज ही सब कुछ जान लोगे तो कल क्या करोगे? तो और आज सब कुछ समझ में आएगा भी नहीं। तो ये बात मैंने बचा के रखी हुई थी, ऐसी बहुत सारी राज की बातें हैं। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर dy बटा dx होता है। मतलब जब जब मैं अवकलन कर रहा हूं तो एक्चुअल में मैं ढाल निकाल रहा हूं। अवकलन मतलब ढाल, अवकलन मतलब ढाल। आदि अनादि काल तक, युगों युगों तक, जब तक तुम फिजिक्स पढ़ोगे, जब तक फिजिक्स में तुम्हें अलग अलग सूत्र आएंगे और युगों युगों तक ये याद रखा जाएगा क्या, कि जब जब dy बटा dx या अवकलन होगा किसी भी भौतिक राशि का किसी दूसरी भौतिक राशि के सापेक्ष, तो उसके ग्राफ से हमें ढाल पता चलेगी। क्या पता चलेगी? ढाल। तो यहां पर ढाल क्या होती है? tan थीटा क्यों लेते हैं बेटा? क्योंकि लंब बटे आधार है। तो यहां पर tan थीटा ढाल हो गया, मतलब कि dy बटा dx ढाल हो गया। तो m बराबर हमें एक और परिभाषा पता चल गई dy बटा dx की। ओके सर, तो यह तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। तो क्या इस पे एक स्टार लगा देते हैं? हाँ, आज हम इस पे एक स्टार लगा देते थे। अब सवाल पे वापस आ जाते हैं हम। तो सर ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। हाँ, तो इसका हल कर देंगे अब हम। क्या था? हमारे पास वक्र दिया हुआ था, पूछा वक्र की ढाल, तो ढाल बराबर होता है dy बटा dx। ओके सर, तो इसकी ढाल, किसकी ढाल? y बराबर एक्स स्क्वायर की ढाल, है ना। y बराबर एक्स स्क्वायर की ढाल, तो कितनी आएगी? तो सर यहां पर हम लिख सकते हैं 2x के बराबर आएगी। कितनी आएगी? 2x के बराबर आ गई। तो 2x के बराबर ढाल आ गई है, 2x के बराबर ढाल आ गई है ना। तो 2x के बराबर ढाल आ चुकी है, तो यहां पर हम m बराबर लिख सकते हैं 2x। और कब निकालना है? x बराबर 1/2 पर निकालना है। तो x की वैल्यू रख दे मेरे प्यारे 1/2, x की वैल्यू रख दे 1/2। तो m कितना आएगा? m आ जाएगा सर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया मान। तो ढाल बराबर 1 है, मतलब tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री है रे बाबा। कितना है? 45 डिग्री। तो अगर तुझे ढाल बोझ ले तो घबराना नहीं है, बस डिफरेंशिएशन कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या पता चला? बहुत बढ़िया सर, बहुत मजे में पता चला हमें। क्या? कि सर यहां पर थीटा बराबर हो गया है 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा बराबर था 1। क्या ये सवाल सभी को बहुत ही जोरों से चमका? लगा दो एक बार जोरों से कमेंट्स में आग, ताकि हम बढ़े आगे की तरफ। क्या ढाल सभी को समझा? आ गया मजा जिंदगी का? यार ये इसको भगा दूंगा मैं। और ये बच्चा मैं देख रहा था पिछले 10 दिनों से कि कौन है जो बार बार एक ही गंदा कमेंट करता है। अब मुझे तेरा नाम पता चल गया है, फिजा। बहारों में फिजा आई, है ना, और फिजा अंसारी, इसी बात पे तेरी वैलिडिटी ऐप की खत्म हो गई। क्या करूं मैं ऐसे का? 1 लाख करोड़ बार बोल दिया कि भाई ये x की वैल्यू सवाल में दी है। यहां पर अभी थोड़ी देर पहले इससे मालूम है क्या पूछा था? इसने थोड़ी देर पहले पूछा था, अब मैं पूरी क्लास को बताऊंगा, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। तुम लड़का हो या लड़की, पहले तो ये देख लो, और तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो इतनी देर से। थोड़ी देर पहले इस बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर x बराबर 1 कहां से आया। मैंने बताया x बराबर 1 क्वेश्चन में दिया था। फिर इसने पूछा सर t बराबर 1/2 कहां से आया। फिर मैंने बोला क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब ये मुझसे पूछ रहा है या पूछ रही है कि सर यहां पर x बराबर 1/2 कहां से आया। क्या करें इस प्राणी का हम? चल ओके, आगे बढ़ते हैं। है ना, मैं पर्सनली किसी को नाम लेकर नहीं डांटना चाहता हूं, लेकिन हरकतें ही नहीं रुक रही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये ढाल वाला कंसेप्ट हो गया। अब एक और कंसेप्ट है, ये टेस्ट में आएगा रे, परसों के टेस्ट में ना, परिवर्तन की दर या परिवर्तन। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये क्या मतलब है ना, मतलब कि
परिवर्तन मतलब क्या होता है सर? परिवर्तन मतलब डिफरेंशिएशन। हाँ, परिवर्तन मतलब डिफरेंशिएशन। तो परिवर्तन मतलब अगर डिफरेंशिएशन होगा, परिवर्तन मतलब डिफरेंशिएशन होगा, तो यहां पर हमको परिवर्तन कैसे पूछा किसी भी चीज का सर? कैसे पूछ सकते क्वेश्चन में? जैसे देखो क्या हो सकता है, हमको बोला, एक बढ़िया बढ़िया एग्जांपल लेंगे ना। मान के चल एक ऐसा इमेजिन कर कि मेरे पास एक व्रत है। तो चलो पहले आसान इमेजिनेशन करते, इतना भयंकर इमेजिनेशन क्यों करें। जैसे मुझे बोला कि x बराबर है, x बराबर, वैसे अभी हमने कर लिया लेकिन इसको और दूसरे रूप में मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं। x बराबर था t² प्लस 2t प्लस 1। तो परिवर्तन की दर मतलब समय के सापेक्ष परिवर्तन, मतलब समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो समय के सापेक्ष परिवर्तन मतलब क्या होता है? मतलब कि dx बटा dt होता है, मतलब कि dx बटा dt होता है। देख, जब भी पूरे फिजिक्स में ये जो अभी बातें बता रहा हूं ना, ये तुझे आदि अनादि काल तक याद आएगी, युगों युगों तक आएगी, और जब जब ये सवाल तेरे सामने आएंगे तब तक तुझे मेरी बात याद आएगी। क्या कि यहां पर अभी जैसे मैंने ढाल वाली बात बताई, ये पूरे फिजिक्स में 50 बार बोलूंगा मैं, 50 नहीं लाखों बार बोलूंगा। इसी प्रकार से परिवर्तन की दर, जब भी ये शब्द दिखाई दे परिवर्तन की दर, तो जिसकी भी परिवर्तन की दर का बोला है, जिसकी भी परिवर्तन की दर का बोला है, उसका समय के सापेक्ष अवकलन कर दे। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष अवकलन कर दे। तो यहां पर जब भी तुझे दिखाई दे परिवर्तन की दर, तो लिख लो समय के सापेक्ष अवकलन। समय के सापेक्ष अवकलन। तो अगर हमें बोला x में परिवर्तन की दर, क्या बोला? x में परिवर्तन की दर, तो x में परिवर्तन की दर मतलब क्या हो गया? x का समय के सापेक्ष परिवर्तन, तो होगा dx बटा dt। मुझे पता है तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बस मैं दिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं तुम्हें कि परिवर्तन की दर क्या होता है ना। परिवर्तन की दर मतलब कि समय के सापेक्ष परिवर्तन। कर लोगे, मुझे पता है 2t प्लस 2 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान के चलो तुम्हें क्वेश्चन में बोला होता वेग का समय के साथ परिवर्तन या वेग में परिवर्तन की दर, तो वो dv बटा dt होता है, उसे हम त्वरण बोलते हैं। बल में संवेग में परिवर्तन की दर, इसे बल कहते हैं, ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम होगा, है ना। इसी प्रकार से बहुत सारे है ना। आवेश की प्रवाह दर धारा होती है। तो यह जब भी दर शब्द आएगा मतलब समय के साथ अवकलन करना, समय के सापेक्ष अवकलन करना है, हमें यह ध्यान रखना। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 6, प्रवणता। प्रवणता मतलब क्या होता है? प्रवणता मतलब होता है, यह भी एक्चुअल में एक तरह का ढाल ही है। प्रवणता भी अगर तुम्हें दिखाई दे तो यह भी एक तरह का ढाल शब्द ही है ना। ढाल को ही दूसरे रूप में प्रवणता भी बोल सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल से समझेंगे, छोटी छोटी सी बातें होती, 2-3 पॉइंट होते हैं। जैसे हमें अच्छा इसको चाहो तो ऐसा पॉइंट में लिख लो, वहां लिखा समय के सापेक्ष अवकलन, यहां पे लिखना होगा दूरी के सापेक्ष अवकलन, या परिवर्तन भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो सर ये दूरी के सापेक्ष मतलब क्या हुआ? जैसे मान के चल तुझे ये आता है तुझे आता है ना। बस मैं बोलने का तरीका बता रहा हूं तुझे, बोलने का तरीका, है ना। जैसे मान के चलो कि ऐसा समझो कि तुमको पता लौकी की सब्जी क्या होती है? लौकी की सब्जी क्या होती है? लौकी तो समझता तुम्हें ना। अब मेरे को थोड़े दिन पहले ऑफिस में, है ना, मेरा मतलब काफी टाइम से मेरा एक दोस्त था, तो वो जो तुम्हें जितने यूट्यूब पे वीडियोस दिखते ना जिसमें कुछ एडिटिंग होती है, धमाकेदार एडिटिंग,
आरएम बैच का जो प्रमोशन वीडियो था ना, उसमें भयंकर एडिटिंग वाली, सब लोग जो है बाहुबली बन गए थे सारे सर्वर वगैरह ना। तो वो एक हमारे पास एक भैया है, वो बनाते हैं, ठीक है। अब वो पंजाब से, तो मैं को पता है, मैं एक दिन लेकर आया लौकी की सब्जी, तो वो एक और था राजस्थान से शायद, वो बोलता है इसको हमें घिया बोलते हैं। फिर एक और बोलता हम इसे कद्दू बोलते हैं। मतलब भाई कद्दू इसको नहीं बोलते, कद्दू तो दूसरी चीज होती है। फिर मैंने उसको समझा कि कद्दू क्या होता है, तो बोलते हैं इसको हम पेठा बोलते हैं। तो मतलब तुम्हारे बहुत कंफ्यूजन है, ऐसा नहीं चलेगा जिंदगी में। तो जो मैं बोल रहा हूं वो देख लो, तुम खाना वही है, अल्टीमेटली खाना लौकी ही है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ भाई, लौकी की सब्जी, हाँ घिया बोलते। अब वो आदमी उस चीज को कद्दू बोल रहा है। मतलब भाई कद्दू दूसरा होता है, ऐसा बड़ा बड़ा गोल होता है। तो बोलता नहीं उसे हम लोग पेठा बोलते। मतलब पेठा हमारे तो शक्कर का होता है, मीठा होता है पेठा। तो बोलते नहीं, वो तो मिठाई होती है। तो ना मिठाइयां बहुत सारी प्रकार की होती है। तो बहुत कंफ्यूजन था। तो फिर मैंने उसे बोला कि तुम खाने से मतलब रखो, छोड़ो। तो वैसी ही बात है कि यहां पर ये प्रवणता मतलब क्या है, एक तरीके से ढाल ही है। लेकिन हाँ, एक बच्चा बोल रहा आई डोंट लाइक दिस, लौकी पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं तुम्हें भी बाद में पसंद आ जाएगी। देखो मुझे भी पहले कम पसंद थी, फिर मेरी शादी हो गई। अब यहां पर दूरी के सापेक्ष अवकलन परिवर्तन क्या होता है, तो इसमें हम ऐसा लिखेंगे y, जैसे मान के चलो y लिखा हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1। तो अगर तुझे प्रवणता पूछी है, प्रवणता, ठीक है, तो प्रवणता बोली तो प्रवणता क्या, प्रवणता मतलब dy बटा dx, ये प्रवणता होगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें। हमें बोला, ये आगे चल के काम आ गया, जैसे हमको बोला विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव मतलब विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव मतलब क्या होगा, विभव v, तो डेल्टा v बटे में डेल्टा x या डेल्टा y भी हो सकते हैं, यह विभव प्रवणता होगी। ठीक है, तो प्रवणता जब भी दिखे मतलब डिवाइडेड बाय x, dx कर देना, या dx के सापेक्ष अवकलन कर देना हमें। ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन पे एक दो और एग्जाम्पल करवाता हूं मैं। जैसे तुम्हें देखो, एक कभी कभी ऐसा भी सवाल दे सकता है, एक वर्ग की भुजा 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, परिधि के समय के साथ बढ़ने की दर क्या होगी। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में ग्रेडियंट कहते हैं बेटा, ग्रेडियंट लिख लो चाहो तो, ग्रेडियंट। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते, एक और एग्जांपल करते, ताकि हमें ये परिवर्तन की दर और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। टेस्ट में आएगा ऐसा क्वेश्चन, है ना, ध्यान सुनना मेरी बात को, पेपर लीक कर रहा हूं मैं यहां पर। एक वर्ग की भुजा 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान के देखो, ये वर्ग, ऐसा सवाल वर्ग में भी आ सकता है, ऐसा सवाल व्रत के लिए भी आ सकता है ना, किसी के लिए भी आ सकता है ऐसा सवाल। मान के चलो ये हमारे पास एक वर्ग है। अब क्वेश्चन वाला बोलना चाह रहा है कि इस वर्ग की भुजा 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये हर सेकंड 0.2 सेंटीमीटर बढ़ेगी, 0.2 सेंटीमीटर बड़ी 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 हर सेकंड बढ़ती जा रही। क्या तुम्हें फील आ रहा है, हाँ सर ये हर सेकंड बड़ा होते जा रहा है। तो जब ये बड़ा होगा तब परिधि कैसी बढ़ रही है समय के साथ, ये पता करना है मुझे। हर सेकंड परिधि कितना बढ़ेगी, पहले इतना सा था, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर सेकंड बढ़ते जा रहा, तो इसकी परिधि कैसे बढ़ेगी। क्या ये फील आया सभी को, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में फील आना जरूरी है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बच्चों समझ नहीं पड़ता है, क्या बोला है, तो क्या बोल रहा है सवाल में समझ में आ रहा है तुम्हें। ऐसे ही हो सकता है व्रत के लिए, हो सकता है। क्या हो सकता है व्रत के लिए, सर मान के चलो हमें यहाँ पे एक व्रत दिया हुआ है, तो बोला कि व्रत की त्रिज्या हर सेकंड 0.2 सेंटीमीटर बढ़ रही है,
0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तो ये बढ़ रही है, त्रिज्या बढ़ रही है, तो वृत्त बड़ा होते जाएगा, बड़ा होगा। तो इससे हम पूछ सकते हैं कि इसके क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर क्या है, इसके परिधि की परिवर्तन की दर क्या, ऐसा पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो बड़ा होते जा रहा है, तो इसमें परिवर्तन की दर क्या है कि एक बदल रहा है तो उसके कारण दूसरा किस हिसाब से बदलेगा। तो अब हम एक बार इसमें लिखते क्या करना होता है, बिल्कुल आसान सी बात है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा सर, वर्ग की भुजा, ओके, भुजा को हमने बोल दिया एल, भुजा को बोल दिया एल। अच्छा, हमसे क्या पूछा है, परिधि। तो परिधि क्या होती है, परिधि होती है सर भुजा परिधि, एक काम करो आप भुजा को ए से लिख देते हैं ना, कि परिधि को हम एल से, कोई बात नहीं, ऐसे परिधि को एल से चिन्हित कर दिया मैंने। तो एल बराबर होता है 4a, एल बराबर क्या होता है 4a, एल बराबर 4a होता है ना। हाँ सर। अच्छा, अब हमें क्या पता करना है, देखो ध्यान समझना है ना, हमें क्या पता करना है। अब ये जो है ना, ये सिखाने के लिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिए थे। क्यों सर, कैसे, देखो यहां पर हमें क्या दिया है, दिया गया गिवन क्या दिया है सवाल वाले ने हमें बोला है सर वर्ग की भुजा की परिवर्तन की दर। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं सर, उसने मुझे dA/dt दिया हुआ है, क्योंकि भुजा की परिवर्तन की दर 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितनों को यह बात चमक गई। देख, सवाल में तेरे को जब तक समझ नहीं आएगा ना कि उसने दिया क्या है और क्वेश्चन करवाना क्या चाहता है, उसका फील क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये सॉल्यूशन, तब तक तुम्हें फिजिक्स में आगे जिंदगी का कोई मजा नहीं आएगा। तुम सोचते रह जाओगे कि अरे यार कभी ऐसा होता है, कभी वैसा होता है, कभी ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, कभी वाला फॉर्मूला लग जाता है, फिर नवंबर दिसंबर आएगा, दिवाली आएगी, दिवाली में पटाखे फूट जाएंगे, तुम्हारा दिमाग फूट जाएगा, फिर सोचोगे कि यार मेरे को तो समझ नहीं आता फिजिक्स में कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो दिवाली अभी दूर है, अभी समझ ले, है ना, दिवाली पे पटाखे फूटने चाहिए और उसके अलावा न्यूमेरिकल फूटने चाहिए, सीधे धाड़ 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 लड़े जला देंगे न्यूमेरिकल की, लेकिन दिमाग नहीं फूटना चाहिए हमारा। तो यहां पर dA/dt ये क्या है, भुजा, वर्ग की भुजा की परिवर्तन की दर। तो भुजा बोला मैंने ए, भुजा बोला ए, तो ए में परिवर्तन की दर मैंने बताया dt बटे में dt, तो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब पूछा क्या है, पूछा है मुझे सर परिवर्तन, परिधि के समय के साथ बढ़ने की दर। तो परिधि है L, तो dL/dt पूछा है मुझसे। ब्रैकेट इसलिए लगा दिया, ऐसे मतलब मजे में लगा दिया मैंने, ब्रैकेट ना भी लगाओ तो A के पास L के पास ना भी लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन बस पता होना चाहिए क्या दिया है, क्या पूछा है। क्या ये बात चमकती है हर एक छात्र एवं छात्रा को, ये दिया है, मतलब ये दिया है, ये पूछा है, ठीक है। अब करना क्या है, मेरे पास ये समीकरण होता है L बराबर 4a, तो अब सर मेरे को इसमें समय के साथ तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए समय के साथ परिवर्तन। ओके सर, तो कैसे करेंगे सर, ये L जो है वो a के पदों में है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं dL/dA। अच्छा, इसका अवकलन करके बता मुझे कितना आएगा सर, इसका अवकलन हो जाएगा 4a का अवकलन हो गया 1, a का अवकलन 1 हो गया। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा dL/dA बराबर हो गया 4। अच्छा सर, देखो अब ये जो कर रहा हूं ना, अगर इसको तो रट भी लेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो सर यहां पर तो हमें dA में dt चाहिए, dt तो है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले। कैसे, dA को उधर ले जा, तो हो जाएगा dL, कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं सर मैं, dL बराबर होगा 4dA, dL बराबर क्या होगा 4dA। अब dt से डिवाइड कर लेता हूं दोनों तरफ, तो जो चाहिए और जो दिया है वो बन जाएगा, है ना। देखो ये थोड़ा सा ज्यादा गणित होता है, ये मुझे पता है, हो सकता है किसी को तोते उड़ जाए, लेकिन उड़वाने वाली बात नहीं है, तो इसे याद रख ले, बस इसका रट्टा लगा ले सीधे क्या, कि अगर परिधि में परिवर्तन की दर पूछी है और भुजा में परिवर्तन की दर दी है, तो ये करना है dL/dt होगा 4dA/dt। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, dL/dt मुझसे पूछा था 4 इंटू dA/dt कितने दिया हुआ है 0.2, तो हो जाएगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड,
ठीक है, तो क्या दिया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन वाले ने बोला कि हर सेकंड 2 सेंटीमीटर, हर सेकंड 0.2 सेंटीमीटर की भुजा बढ़ रही है, तो परिधि कैसे बढ़ेगी? तो परिधि कैसे बढ़ेगी उसको पता करने के लिए मैंने परिधि का सूत्र लिखा, L बराबर 4a हो गया। फिर उसके बाद में परिवर्तन कैसे हो रहा है, तो उसके लिए हमने लिखा सर dl बटे में da को उधर ले गए, तो समय के साथ परिवर्तन लिख दिया हमने। समय के साथ परिवर्तन, देखो ये कॉमन सेंस की बात थी ना। अगर तुझे इतना गणित नहीं भी आता और अगर तू थोड़ा सा दिमाग लगा लेता, देखिए चुटकू सा SP स्टार लगा लेता, तो यार सवाल ऐसे चुटकियों में कर जाता है सर क्या बात कर रहे हो, कैसे? देख, क्या इतनी सी बात समझ में आती है कि परिधि बराबर होता है 4a, 4 गुणा a होता है, 4 गुणा a परिधि होती है वर्ग की। तो अब बता, हर सेकंड अगर 0.2 सेंटीमीटर एक भुजा बढ़ रही है, तो चारों भुजा मिलकर हर सेकंड में कितनी बढ़ेगी? चार भुजा है, हर भुजा 0.2 0.2 0.2 0.2 बढ़ रही है हर सेकंड, तो टोटल कितना बढ़ेगा? 0.2 0.2 0.2 0.2 4 है। ये तो 0.8 बढ़ेगा, बस आ गया आंसर, है ना। ये सब बस मैंने एक्चुअल तरीका बताया करना कैसा था, बाकी तो ये सब भी सोचा जा सकता था। अरे कहां लगे हो चक्कर में? 0.2 0.2 0.2 0.2 हर सेकंड बढ़ रहा है, तो टोटल कितना होगा? 0.8 होगा। खत्म, खल्लास, फिनिश। ठीक है, चल, तो ये ऐसा भी सोच सकते थे, लेकिन अब ऐसा हम वर्ग के लिए सोच सकते हैं, व्रत के लिए नहीं सोच पाएंगे, है ना, व्रत के लिए नहीं सोच पाएंगे। तो व्रत के लिए कैसा करना होगा वगैरह छोटे छोटे से, बस मैं तुम्हें फॉर्मूले बता रहा हूं कि लिखना क्या क्या होता है, कैसे कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे वर्ग के लिए ही पूछा होता, ये इतना समझ में आ गया सभी को? तो ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बनाया, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने वर्ग के लिए बनाया, ऐसे वर्ग के क्षेत्रफल के लिए, व्रत के लिए, व्रत के क्षेत्रफल के लिए भी मैं बना के दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखो। अगर मान के चल मेरे को बोला होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, एरिया होता है a स्क्वायर, एरिया क्या होता है a स्क्वायर। अब मुझे यही सवाल, डिक्टो यही सवाल बोला होता और परिधि की जगह क्षेत्रफल दे देते, तो क्या करता मैं? तो मैं ये करता, देख क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर जो होगी वो होगा, अच्छा पहले एक बार इसका डिफरेंशिएशन करके बता, तो ये हो जाएगा सर dA बटे में स्मॉल da बराबर होगा 2a। क्या इसका डिफरेंशिएशन सभी को समझ में आया? क्या इसका डिफरेंशिएशन समझ में आया? व्रत वर्ग, अच्छा इतनी इंग्लिश आती है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बच्चा बोला सर व्रत और वर्ग इंग्लिश में बोल रहा हूं। ओके, स्क्वायर, वी आर टॉकिंग अबाउट ई स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर एरिया। चल, हाँ, तो अब यहां पर मैं स्मॉल डीए को ऊपर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा डीए बराबर 2a स्मॉल डीए बटे में dt कर दिया दोनों तरफ, टाइम से डिवाइड। मतलब ये क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बराबर होगा 2 इंटू a इंटू भुजा में परिवर्तन की दर के। ठीक है, तो एग्जैक्ट ऐसा कैसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही वाली बात है करी मैंने। मतलब यहां पे डिफरेंशिएशन करा तो a था, अब यहां पर डिफरेंशिएशन डीए क्यों कर रहा हूं? डीए क्यों कर रहा हूं कि ये, अरे किसका फलन है, ये किस पर निर्भर कर रहा है? भुजा पे निर्भर कर रहा है, इसलिए डीए कर दिया। क्लियर है मामला? थोड़ा सा समझ में आया? ऐसे ही अगर एक और पकड़ता हूं तो और समझ गया। मैं अगर सर्कल के लिए बोलूंगा, सर्कल के लिए, तो सर्कल के लिए पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर या सर्कल का सरकमफरेंस होता है वैसे परिधि, तो 2 पाई आर होता है। ये पता है सभी को, 2 पाई आर बराबर होता है, देखो पी से भी लिख सकते हैं, किसी से भी लिख सकते हैं, तो 2 पाई आर लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसमें परिवर्तन लिखता तो मैं इसे लिखता डीपी बटे में डी आर, क्यों? क्योंकि इसके अंदर आर है, बराबर होता है 2 पाई इंटू स्मॉल आर का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब फिर से इसको उधर ले जाऊंगा तो जगह डीपी बराबर 2 पाई डी आर और बटे में dt कर लिया,
तो ये क्या, परिवर्तन की दर। तो परिधि में इसको कैसे पढ़ेंगे, परिधि में परिवर्तन की दर बराबर होगा 2 इंटू पाई इंटू त्रिज्या में परिवर्तन की दर के। कुछ आया चुपकू सा, इत्तू सा आया। इसी प्रकार से अगर मैं सर्कल में ही एरिया की बात करता, क्षेत्रफल की, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर। क्या होता, पाई आर स्क्वायर। तो मैं कैसे लिख सकता था इसको, कैसे लिख सकता था मैं इसको, इसका अगर सर आप फिर से डिफरेंशिएशन, अब क्या है, त्रिज्या है तो बटे में डी आर कर दिया मैंने, ये होगा पाई इंटू 2r, आर स्क्वायर का अवकलन 2r। तो अब ये dr इधर चले जाएगा, फिर से ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बटे में समय कर दिया कि समय के साथ जब त्रिज्या बदलेगी तो क्षेत्रफल भी बदलेगा। तो आपको अगर क्वेश्चन आया, वैसे बहुत कम चांसेस है, लेकिन गलती से अगर सवाल आ जाए, ये फिजिक्स में हमें एक दो बार आगे जरूरत पड़ेगी, बहुत आगे। कितना आगे सर, हम पहुंच जाएंगे जनवरी के महीने में, जनवरी के महीने में जरूरत पड़ेगी। तो मुझे पता है तुझे पिछले 10 दिन पहले जो पढ़ा था वो तो ढंग से याद नहीं है, तो जनवरी तक तो क्या ही याद रहेगा ये, तो मैं जनवरी में फिर से बताऊंगा ये। क्यों, क्योंकि जनवरी में हमें कहां जरूरत पड़ेगी, जब हम धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो वहां, अच्छा नहीं उसके भी नहीं, उसके बाद वाले चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वहां पर जनवरी खत्म होने में आ जाएगा, तब जरूरत पड़ेगी, मतलब हैप्पी न्यू ईयर के बाद में जरूरत पड़ेगी 2024 में, जब मीट बहुत नजदीक होगा तब जरूरत पड़ेगी, तब मुझे फिर से बताना पड़ेगा, ये मुझे पता है ना, चिंता ना करो, मुझे पता है कि मुझे हर चीज को 2-2, 3-3 बार बताना पड़ेगा, तब जाके ये भूसे में आग लगेगी और दिमाग खुलेगा। तो यहां पर ये वाली चीज फिर से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए क्या बता रहा हूं, ध्यान सुन लो, मैंने इतना बताया तो इसलिए थोड़ी सी और मेहनत कर ली। क्या कि यह क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जो होगा वो होगा 2 पाई आर त्रिज्या में परिवर्तन की दर के बराबर। जैसे यहां पर त्रिज्या में परिवर्तन की दर या भुजा में परिवर्तन की दर है, वैसे तुम्हें त्रिज्या में परिवर्तन की दर देंगे, त्रिज्या दे देंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर दे देंगे, तो सब कुछ मल्टीप्लाई कर लेना। किसको 2% समझ में आया, 2%, नहीं 2% नहीं सर, किसको 33% समझ में आया, 33%, घंघोर बायोलॉजी वाले बच्चे, सच में 33%, 33% समझ में आया, अगर हाँ तो पास हो गए तुम, बस बहुत है अभी के लिए। 33% कितनों को समझ में आया, 33%, थम्स अप कर दो। 33%, सर ये क्या था, डर गया मैं तो, सर क्या आया था, हाँ वही पढ़ने जा रहे हैं हम। पॉइंट नंबर 7, अच्छा ये क्या है, ये रोमन में लिख रहा हूं मैं ना, किसी को ऐसा लिखते नहीं, आप तो 7 लिख लेना बस, थोड़ा नहीं। शुभम बेटा ये बोल, परसेंट में बात कर, हाँ 50%, बहुत बढ़िया बबीता बेटा, फोड़ दिया तुमने तो, एकदम टॉप कर गए तुम तो, हाँ भैया 100%, अरे थोड़ा कम नहीं, 33% के ऊपर समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर 33 तो आ गया बस। प्रियंका बेटा 1/sin x को cos x लिख ले, और cos x का डिफरेंशिएशन आता है तेरे को, वही आंसर होगा। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अच्छा एक मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है यार, करूं मैं तुम लोगों के साथ। सो 32.9999% समझ में आया, बहुत बढ़िया। एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, क्या बोलते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, मतलब तुम लोग अभी अभी नए नए हो ना, तो सब फेल ना जाओ रायते की तरह। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अच्छा हाँ पाई ए बी होता है, हाँ यार ये बात अच्छी पूछी इस बच्चे ने, लिख लो सभी क्लास में। हम फिजिक्स आधा घंटा ज्यादा पढ़ ले आज, क्योंकि तुम्हारी अब बायो की क्लास तो होनी नहीं है, बायो की क्लास तो हो गई है, तो आधा घंटा फिजिक्स ज्यादा पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री वाले भैया को फोन लगा देते हम कि आप क्लास 6:15 से शुरू कर लेना, 6 सवा 6 से, फिर केमिस्ट्री वाले भैया पढ़ा लेंगे आगे। अच्छा लगा सुनने में, मजा आया, गुदगुदी हुई दिल में, क्यों,
क्योंकि मैं ये और अच्छे से समझा पाऊंगा। उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन 15 मिनट है हमारे पास, 15 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। लेकिन मैं इसके बाद में थोड़ा बहुत तुम्हें इसके क्वेश्चंस करवाकर समाकलन भी पढ़ा दूंगा थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा लगा सुनने में? मजा आया? चलो, कुछ बच्चे मना बोल रहे, कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट में तो उसका सवाल मैंने डाल दिया है, तो अब आप कर लेना खुद से, है ना। टेस्ट में मैंने समाकलन के सवाल डाले हुए, क्योंकि टेस्ट तो बन गया है ना, तो अब आप खुद से कर लेना। घर में शादी है, बहुत बढ़िया, तो फिर पंगत में बुला लो, हम सबको आ जाते। कहां है एड्रेस, भेज दो, पत्रिका भिजवाई। एक तो तुमने पत्रिका भी नहीं भिजवाई और अब बोल रहे हमारे घर में शादी है। ये तो वही बात हो गई, दूल्हा स्टेज पे चढ़ गया और बोल रहा अरे तुम लोग आए नहीं अभी तक। हम भी बोल देंगे बस रास्ते में हैं, आ रहे हैं। देखो, हमारा एक दोस्त था, है ना, उसने हमको पत्रिका दी नहीं, बोल दिया था शादी है। अब हमने सोचा कि इसके थोड़ा मजे तो लेने पड़ेंगे, तो स्टेज पे चढ़ गया था। सच, अरे ये मजाक समझ रहे हो तुम लोग, थोड़े दिन पहले की बात है। स्टेज पे चढ़ गया 9:30 बज रही शाम को, और हमको फोन लगा बोल रहा यार तुम लोग मेरी शादी में नहीं आए अभी तक। हमने बोला 3 दिन से तेरी शादी चल रही है, तूने अभी तक फोन नहीं लगाया हमको, हम कैसे आ जाए। तो अरे यार अब मैं भूल गया यार, बहुत सारा काम था, आ जाओ प्लीज। तो हमने बोल दिया हाँ हम रास्ते में। फिर रात को 12 बजे फोन आया, तो उन्होंने बस रास्ते में ही है, तो शादी कर ले, आ ही गए हम। फिर उसको भी समझ में आ गया कि ये लोग आएंगे नहीं। देखो, तो फलन का उच्चतम और न्यूनतम मान क्या होता। अब ये एक और नया चक्कर है जो कि अवकलन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अब क्या होता है यह अब हमें समझना होगा। देखो, इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं। मान के चलो कि हमारे पास कोई भी एक वक्र है, कोई भी एक वक्र हो सकता है, कैसा भी वक्र हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी एक वक्र होगा, तो वो वक्र जो है वह मान के चलो हमने बोला कुछ ऐसा है, ऐसा समझते हैं, ठीक है। इतना वक्र है। अब इस वक्र में क्या खासियत होती है, क्या खास बातें होती है, ठीक है। तो यहां पर क्या करना होता है ना, क्या करना होता है ये समझते हैं। तो अगर मैं कोई भी एक वक्र की बात करूं, तो एक वक्र में उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान क्या होता है। तो देख, किसी का भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पता करने के 2 तरीके हैं। या तो तुम्हें वक्र दे दिया जाए, मतलब तुम्हें ग्राफ पता है कि सर हाँ ये बड़ा 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 कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फिर बड़ा 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 बड़ा, जैसे साइन एक्स का वक्र बनाते, साइन एक्स का वक्र बनाते, तो साइन एक्स का वक्र बड़ा 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 कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फिर बड़ा 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 कम हुआ कम हुआ कम हुआ, ऐसा चलता रहता है। तो हमें पता है कि सर देखो ये यहां पर ये अधिकतम जाता है, फिर यहां पर ये न्यूनतम जाता है, तो अधिकतम मान इसका 1 होता है, अधिकतम मान 1 होता है, और माइनस न्यूनतम जो होता है वो -1 होता है। तो ये बड़ा 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 कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, फिर बड़ा 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 बड़ा, फिर कम हुआ कम, ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये चल रहा है। लेकिन ये जब वक्र दिया हो तब की बात है ना। लेकिन ये क्या है, वक्र की बात है, वक्र दिया हो तब की बात है, जब ग्राफ दिया हो। अगर ग्राफ ही नहीं दिया होगा तो क्या करोगे, तो पता करना बहुत मुश्किल है, तो पता करना बहुत मुश्किल है। जैसे इक्वेशन दे दी हमें, जैसे ये वाली इक्वेशन दी, देखो ये दिया हुआ है 5x² - 2x + 1 दिए का न्यूनतम मान पता करके बताओ, इसका न्यूनतम मान पता करके बताओ। तो न्यूनतम मान कैसे पता कर सकते हैं, न्यूनतम मान कैसे पता कर सकते हैं। तो सर ये तो बहुत अजीब बात होगी, इसका न्यूनतम मान तो पता नहीं चल पाएगा, या तो मैं इसका ग्राफ बना पाऊं, लेकिन मैं जिंदगी में हर किसी का ग्राफ नहीं बना सकता हूं। तो कैसे हम समझेंगे इस चीज को, तो इसको समझने के लिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। हमको ये बात चमकी, वक्र मतलब ग्राफ बेटा, कोई भी ये क्या वक्र है, कोई भी शेप, इसको वक्र बोलते हैं। तो हमें ये बात समझ में आई कि सर जब भी किसी भी वक्र का न्यूनतम या अधिकतम मान आना होगा इस दुनिया में, है ना। देखो ये एकदम जिंदगी से जुड़ी बात है ना, ये वास्तविकता वाली बात है कि अगर तुम्हें कोई भी व्यक्ति का अधिकतम या
अधिकतम सक्सेस आएगा या एकदम डाउन चले जाएगा वो, तो उन दोनों ही कंडीशन में कभी ना कभी वहां पर वो जाके रुक जाएगा, है ना। जैसे अगर मान के चलो कोई अनाप शनाप अमीर हो रहा है, बहुत सक्सेस आ रही है, लेकिन एक समय आएगा, है ना, जब भांडा फूट जाएगा और उसके बाद में उसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। या उल्टा हो सकता है कि किसी का अगर डाउन चलता रहेगा, तो एक समय ऐसा आएगा जब वो उसका डाउन होना या उसका गिरना रुक जाएगा। कितना ही बुरा हो जाएगा, एक समय आएगा जब सब कुछ जितना बुरा होना था उसके साथ जिंदगी में हो चुका होगा, और उसके बाद में वो उठना शुरू होगा, और जब वो उठेगा तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो ये वही वाली बात है कि जब किसी का अच्छा होना होगा तो होता जाएगा, लेकिन एक समय आएगा उसके बाद में उसका डाउन शुरू हो जाएगा, और जिसका डाउन हो रहा है उसका एक समय आएगा जब उसका डाउन होता हुआ या बुरा होता हुआ रुकेगा और वो बढ़ना शुरू करेगा। और दोनों ही कंडीशन में एक बात पक्की है, जो ग्राफ से हमें समझी कि सर दोनों ही कंडीशन में जहां पर भी उसके साथ जितना बढ़िया हो रहा था उसका मैक्सिमम मान आ जाए, या जितना भी बुरा हो रहा था तो न्यूनतम मान आ जाए, उन दोनों ही कंडीशन पे उसका ढाल परिवर्तन हो जाएगा। मतलब एक बढ़ेगा। जैसे अगर मान के चलो ऐसा है ना यार कि तुम एक पहाड़ पे चल रहे हो, तो पहाड़ पे चलोगे, तो जब ऊंचाई पर पहुंच जाओगे तो अब तुम्हारे पैर सीधे रखाएंगे, अब तुम सीधे हो जाओगे, है ना। अगर मान के चल किसी एक पहाड़ पे, सटीक पहाड़ पे चल रहे हैं, तो चढ़ रहे तो पैर हमेशा ऐसे रखने पड़ेंगे, ऐसे लेकिन सर जब हम चढ़ते जमीन पे आ जाएंगे तब हमारे पांव सीधे हो जाएंगे। अब हम सीधे हो चुके हैं, अब हम सबसे ऊंचाई पर है, हमें दिख रहा है नीचे खाई है, हमें पता है नीचे हम गिर रहे हैं या गिरने वाले हैं, तो उस समय यहां पर हम बोल सकते हैं ढाल शून्य हो जाएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ढाल शून्य हो जाएगा? हाँ मेरे प्यारो, क्या मैं बोल सकता हूं कि ढाल शून्य हो जाएगा? बिल्कुल सर, मैं बोल सकता हूं कि यहां पर ढाल शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका उल्टा भी है कि मान के चलो तुम नीचे गिर रहे हो और एकदम से लगा अब मैं बच गया, अब नहीं गिरूंगा। कब लगेगा ऐसा? जब फिर से समतल जमीन आ जाए, सपाट जमीन आ जाए, फिर तब ऐसा लगेगा कि हाँ सर यहां पर ढाल शून्य हो गया है। आई बात समझ में, है ना। तो मतलब क्या है कि यहां पर देखो ये पैर वाले, हमें पता है ये हिस्सा रो रहा है, इसका ढाल कंटिन्यूअसली घट रहा है, लेकिन घटते यहां पर ये घट रहा है सर, तो पॉजिटिव था, जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, तो यहां पर इसका ढाल जीरो होगा। या हम इधर वाले हिस्से की बात करें, ये टुकड़ा अलग मान लो ना, ये टुकड़ा अलग मान लो, तो ये एक और दूसरा परवल है जो हंस रहा है, तो हंस रहा है क्योंकि इसका ढाल नेगेटिव था, जीरो हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। तो देख, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना या पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में एक ना एक बार जीरो करना जरूरी है। ये ऐसा हो ही ना, ऐसा संभव है कि कोई नेगेटिव से पॉजिटिव चले जाए बिना जीरो हुए, या पॉजिटिव से नेगेटिव चले जाए बिना जीरो। एक ना एक बार तो जीरो होना ही पड़ेगा उसे जिंदगी में, तो ही काया पलट सकती है। तो ये वही वाली बात है, हमें पता चला कि जब काया पलटती है तब ढाल शून्य होता है। और ढाल के लिए ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, हमें पता है कि ढाल मतलब होता है सर dy/dx। ढाल बराबर क्या होता है? dy/dx। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ इसका ये कि सर यहां पर इस दुनिया में कोई भी ग्राफ बने, भले ही मुझे ग्राफ बनाते आए ना आए, लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूं कि सर यहां पर उसकी ढाल को शून्य होना होगा, तभी पॉजिटिव का नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो सकता है।
कभी ना कभी बीच में जीरो वैल्यू आएगी, कभी ना कभी बीच में वैल्यू जीरो आएगी, 110% जीरो वैल्यू आएगी। तो यहां पर वैसे ढाल जीरो हुआ, यहां पर ढाल जीरो हुआ, मतलब कि मैं को ग्राफ बनाने की जरूरत खत्म, ग्राफ बनाने की जरूरत खत्म। क्यों? क्योंकि देख, अब मुझे यह पता चल गया कि अगर मुझे मैक्सिमम या मिनिमम मान पता करना है, मतलब कि वो जब ढाल जीरो होगा तभी होगा। क्या इतनी सी बात हर एक बच्चे के जहन में उतर चुकी है कि सर जब ढाल शून्य होगा मतलब समतल जमीन आएगी, तब वो या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, या तो वो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है, इन दोनों में से कुछ एक होगा, तभी ढाल शून्य होगी। ऐसे ही फालतू में जिंदगी तुम्हें शून्य नहीं बना देती है, जिंदगी तुझे शून्य बना रही है। इसका मतलब ध्यान रखना कि तेरी कठिनाइयां अब खत्म हो चुकी है, अब रास्ता जो है वो बहुत आसान है और तू आगे बढ़ने वाला है। और अगर तू बहुत ऊपर पहुंच चुका है और जिंदगी ने तुझे जीरो कर दिया है, मतलब कि अब आगे गिरने वाला है तू, है ना, तेरे पापों का घड़ा फूटने वाला है और तू नीचे गिर जाएगा। तो जब भी जिंदगी जीरो बनाए, जब भी जिंदगी जीरो बनाए मतलब ढाल शून्य करे, ढाल शून्य करे, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, मतलब या तो अधिकतम मान आएगा या तो न्यूनतम मान आएगा। मतलब अधिकतम या न्यूनतम मान पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस फलन का अवकलन शून्य करना पड़ेगा। क्या छोटी सी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब कि हमें यहां पर फलन का अवकलन जो है वह शून्य कर दिया। तो क्या कहता है कंसेप्ट, फलन का उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए उच्च कोटि के अवकलज का उपयोग किया जाता है। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदुओं पर प्रथम अवकलज या प्रथम अवकलज शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना, उसका जो प्रथम अवकलन होगा वह शून्य होगा, प्रथम अवकलन शून्य होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। तो यहां पर अब हमारे पास क्या कोई क्वेश्चन है ऐसा? बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? देखो यहां पर अब सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं हम इस पे। हमें बोला है कि y बराबर 5x² - 2x + 1 है। y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए मुझे पता चला यहां पर कि सर इसका मैं कर दूं अवकलन। क्या कर दूं मैं इसका अवकलन? क्यों? क्योंकि अधिकतम हो या न्यूनतम हो उस पे 110% ढाल शून्य होगी। बिना ग्राफ बनाए मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, अब बिना ग्राफ बनाए सॉल्व कर सकता हूं। नोट करना है, रुक जा, पहले मैं जो बोल रहा हूं वो समझ ले। तो यहां पर मैंने करा dy/dx, ये होता है इसका ढाल, इसको कर दिया मैंने 0। अच्छा, पर इसका dy/dx करके बताओ मुझे। तो सर ये हो जाएगा 5 × 2x - 2, x का अवकलन हो गया 1 और 1 का अवकलन हो गया 0, बराबर होगा 0 के। तो ये हो गया सर 5 × या 5 × 10x - 2 बराबर हो गया 0 के, बराबर हो गया 0 के। अच्छा, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? सर x की वैल्यू आ गई है, क्या हो गया 10x बराबर हो गया 2 के, या 2 की या x की वैल्यू होगी 2/10 या 1/5। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? 1/5 तक सबको चमका। मतलब मैं ढाल शून्य करके ये पता कर सकता हूं कि न्यूनतम मान किस पर आएगा, किस पर आएगा, किस पर आएगा, है ना। जैसे ये ऐसा समझो तुम कि तुम्हें किसी ज्योतिष बाबा ने बोला कि आज तू जितना पैसा कमा रहा है एक दिन सब लूट जाएगा। तो ज्योतिष से तुमने पूछा कि बाबा वो दिन कब आएगा, बाबा वो दिन कब आएगा? तो उसने बोला कि आज से 4 महीने, चल 4 महीने कम हो गया, 4 साल 3 महीने बाद वो समय आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, 2 अलग अलग बातें बताऊंगा। ये जो ज्योतिष बाबा वाला एग्जांपल दे रहा हूं बहुत बहुत गहराइयों वाला एग्जांपल है। अगर ये एग्जांपल समझ लिया तो उससे तरह ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट इतना भयंकर चमक जाएगा और क्लियरली बता पाएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या बताना है आंसर में, मना उलझता रह जाएगा। क्या पूछा दो ज्योतिष बाबा से? ज्योतिष बाबा से पूछा कि बाबा ये बताओ कि मेरा न्यूनतम मान कब आएगा, मतलब कि मेरा पैसा कब खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने बोला कि आज से 4 साल 3 महीने बाद पैसा खत्म हो जाएगा।
अब लेकिन एक बात तो है, मान के चल मेरे पास है आज 7 करोड़ रुपए। कितने हैं मेरे पास? 7 करोड़ रुपए है मेरे पास। तो फिर मैंने बाबा से पूछा कि बाबा 7 करोड़ है, लेकिन देखो अब ये है ना कि पैसा खत्म हो जाना, गरीब हो जाना या जिंदगी में मुश्किलें आना, इसकी परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। अगर मान के चलो मैंने बोला कि मेरे पास 7 करोड़ रुपए है और आज से 4 साल 3 महीने बाद मेरे पास 50 लाख रुपए बचे, तो मेरे को तो बोलो भैया 7 करोड़ थे 50 लाख ही बचे तो मैं गरीब हो गया। लेकिन अगर मान के चल किसी के पास आज 10 लाख रुपए है लेकिन 4 साल 3 महीने बाद उसके पास 20,000 रुपए बचे, तो उसे लगा ओहो मैं बहुत गरीब हो गया। मान के चल किसी के पास 10,000 रुपए थे और उसके पास बाद में 10,000 में से 500 रुपए बचे, तो उसे लगा ओहो बहुत गरीब हो गया। किसी के पास 1,000 रुपए थे, उसके पास बाद में 100 रुपए बचे या 50 रुपए बचे, 10 रुपए बचे, तब उसको लगा अरे बहुत गरीब हो गया। तो इसका मतलब यह है कि सर हमें पता चला कि 4 साल 3 महीने बाद ये गरीब होगा, 4 साल 3 महीने बाद ये गरीब होगा, लेकिन गरीब में कितना गरीब हो जाएगा ये पता नहीं चला अभी। क्या इन दोनों बातों का अलग अलग फील आ रहा है? पहली बात तो कब होगा और कितना होगा, कब होगा और कितना होगा, है ना। हो सकता है ना भैया, अब जैसे मान के चलो कि किसी की कंपनियां बंद हो गई, तो अब ऐसा तो नहीं कि रोड पे निकल जाएगा रोटियां मांगने। नहीं सर, इतना तो है जिगरा कि जिस दिन सब कुछ बंद हो गया उस दिन भी जितना अभी कमा रहा हूं, जितना अभी कर रहा हूं, उतना तो कर ले जाऊंगा। तो ये वाली बात होगी, ये कॉन्फिडेंस वाली बात होगी। तो ये हमें क्या पता चला एक्स की वैल्यू, हमें पता चला। फिर से सवाल पे आते, फिर से एग्जांपल चमका, दोनों बातें सभी को चमकी एग्जांपल में, लगा दो कमेंट्स में एक बार आग। तो अब दो बातें थी, एक था कि y का न्यूनतम, हमें पूछा y का न्यूनतम मान क्या होगा। अभी हमने क्या निकाला? हमने निकाला x बराबर 1/5 पर y मिनिमम होगा, ये निकाला मैंने। अभी मुझे ये नहीं पता चला कितना न्यूनतम आएगा। अरे न्यूनतम या नेगेटिव होगा तो कितना नेगेटिव जाएगा, या मिनिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी, ये कैसे पता करेंगे? तो सर ये पता करेंगे हम, वो कौन बताएगा? वो तो y खुद ही बताएगा। तो y मिनिमम जो होगा उसके लिए हम लिखेंगे, y का समीकरण क्या है? 5x² - 2x + 1। और कब पता करना है? x बराबर 1/5 पर, x बराबर 1/5 पर। क्यों x बराबर 1/5 कर रहा हूं पता? क्या सबको पता चला? सबको पता चला। तो यहां पर यह हो जाएगा 5 × 1/5 का वर्ग - 2 × 1/5 + 1। तो कितना आया? यह आ गया सर 5 × 1/25 - 2/5 + 1। तो ये कट के 5 बचेगा। तो अल्टीमेटली मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पर लिख पाऊंगा मैं यहां पर लिख पाऊंगा 1/5 - 2/5 + 1। तो कितना आ गया आंसर? ये हो जाएगा, देखो 1/5 - 2/5 - 1/5 बचाएगा +1, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा -1 + 5, या हो जाएगा 4/5। तो मेरा आंसर जो होगा वो 4/5 होगा। क्या सवाल की जो गंभीरता है वो पकड़ पा रहे हो सभी? क्या सवाल की गंभीरता पकड़ पा रहे हो? देख ऑप्शन में 1/5 भी था, लेकिन 1/5 में आंसर नहीं है। मुझसे क्या पूछा है सवाल में? मुझसे पूछा है कि मिनिमम कितना आएगा, तो कितना आएगा, कितने पर आएगा? क्या क्लियर है मामला? क्या चमकता है सभी को? ये कितना आएगा, कितने पर आएगा, दोनों कहानियां अलग अलग है। कितना आएगा,
और कितने पर आएगा? अरे बोलो भाई, बोलो रे बोलो, कुछ तो बोलो, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आ गया मजा? हाँ, 1/5 पर आएगा और इतना आएगा। चलो, तो अगर ये आया तो ये करके बताओ फिर मुझे। हाँ, ये तो ना बने भैया। हाँ, ये करके बताओ। पहले पता करो कितने पर आएगा और कितना आएगा, दोनों पता करना है। लेकिन आंसर क्या करेंगे हम? आंसर करेंगे न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि कितना आएगा ये पता करना है। हाँ भैया, 17/5 इज द करेक्ट। गलत आंसर। क्या हुआ? मैं केजे सर को फोन लगा रहा था, मैंने बोला आप पढ़ा लो यार थोड़ी देर से। केजे सर बोलते रुको 2 मिनट में बताता हूँ। तो नहीं क्या इंपॉर्टेंट काम चल रहा था, देखो। हाँ, -1/5 पर आएगा। देखो तो कैसे करेंगे, हमें करना होगा पहले dy/dx। ठीक है, तो कितना आएगा सर? ये आएगा सर 5 × 2x + 2, x का डिफरेंशिएशन 1, 4 का 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 10x + 2। ओए सर मजे ले रहा था, फिर से वही बन गया। हाँ, लेकिन वहां पर माइनस था, यहाँ पर प्लस है हमारा ना, ध्यान रखना। यहाँ माइनस था, यहाँ पर प्लस है, सेम नहीं है पूरा। अच्छा, तो अब यह 0 कर दिया, तो यह x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या मैं इधर लिख दूं? ये -2/10 हो जाएगा और -1/5 आ गया। इस पर होगा, इस पर होगा, इस पर होगा। अब कितना होगा, कितना होगा यह पता करते हैं। कितना होगा, तो कितना होगा? y का न्यूनतम मान होगा सर, न्यूनतम मान होगा 5 × -1/5 का वर्ग + 2 × -1/5 + 4। ठीक है, तो कितना आएगा? तो हरिओम ये हो जाएगा 5 × तो माइनस का वर्ग प्लस ही हो जाएगा, तो 1/25 हो जाएगा, -2/5 + 4। टुडंग 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 नहीं, क्या करते हैं अपन? छम छम। हाँ, ये तो छम छम कर दिया यहाँ पे हमने। तो यहाँ बचा 1/5 -2/5 + 4। तो कितना हो जाएगा? ये फिर से -1/5 बचेगा + 4। सही चल रहा है मामला? दिखते रहे ना भैया, सही तो दिख रहा है मेरे को सब कुछ। हाँ, तो कितना हो जाएगा? 20 - 1 19 19/5। छम छम कर दिया। ठीक है, क्या तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, अब ये जो कंसेप्ट था, ये जो मैंने बातें बताई, ये अधूरा ज्ञान था अभी। सर अधूरे में ही मजा आ गया हमको तो। हाँ, तो मैं अधूरे में तो मजा आ गया, लेकिन इसमें अधूरा क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, है ना। इसमें अधूरा क्या है ये एक बार मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या है अधूरापन, कि इसमें अभी हमने जो सीखा, ये जो क्वेश्चन था वो आसान क्वेश्चन था, है ना। इसमें इन दोनों क्वेश्चन में मिनिमा ही पूछा है। सर आप तो चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ, ये न्यूनतम ही पूछ लिया आपने, तो दोनों में मैक्सिमम तो पूछ सकता था। हाँ, लेकिन एक्चुअल में ये जो दोनों समीकरण थे ना, इनका न्यूनतम मान ही संभव है, इनका अधिकतम मान तो अनंत होगा, अधिकतम मान तो अनंत होगा। देखो मैं ग्राफ से फील दिलवाता हूं, ये एक्चुअल में परवलय है, ये परवलय, तो ये परवलय ऐसा कुछ बनेगा, तो इस परवलय का न्यूनतम मान संभव है, अधिकतम तो अनंत होगा, अधिकतम मान तो अनंत होगा।
तो अधिकतम वो ना तो पूछेगा, ना तो उसको भी पता है, कॉमन सेंस है, और तुझे तो पता नहीं था, लेकिन फिर भी तुझे मजा आ गया कि हाँ सर जो पूछा था वो मैंने निकाल दिया। लेकिन अगर मान के चलो कुछ टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ, जैसे साइन का ग्राफ वगैरह आ गया, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम पता कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या करा, अभी हमने अवकलन करके शून्य किया। अब यहां पर ध्यान दो, अवकलन करके शून्य किया, तो अब सवाल वाले ने तो बोल दिया था कि अवकलन करके शून्य करने पर या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा, या तो मिनिमा होगा या तो मैक्सिमा होगा। एक सेकंड रुको, केजे सर से हम बात कर लेते हैं। चलो देखो, तो हाँ फोन साइलेंट पे कर देते, मैंने इसलिए हटा था साइलेंट पे ताकि केजे सर का फोन आए तो पता चल जाए। हाँ छम करके फोन आ गया, देखो आप। और तुम में से किसने कल केजे सर को बोल दिया कि सर आपकी एक्टिंग कर रहे थे क्लास में? हाँ आज हम लोग खाना खा रहे थे तो कामेश सर मेरे को बोल रहे थे कि सर बच्चे बोल रहे थे कि आप मेरी एक्टिंग कर रहे थे, आप मजे ले रहे थे क्लास में। किसने बोला था तुम में से क्लास में? सही सही बता दो, क्या बोला? एक बच्चे ने कल क्लास में बोला केजे सर को कि एसपी सर आपकी एक्टिंग कर रहे थे। चलो देखो, हाँ भाई, ओ भाई ओ बस यहाँ पे ध्यान दो ना, अब काफी सारी बातें हो गई, अब केजे सर यही घूम रहे। अरे केजे सर जाओ थोड़ा सा बैठो, अभी पढ़ा लेने दो हमें देखो तो अभी छम करके फोन आ गया था और छम करके केजे सर भी आ गए। अब बड़े मजे ले रहे हो आप। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो हाँ भाई, तो अब यहां पर शांति से सुनेंगे। तो अभी तक हमें जो क्वेश्चन हुआ था वो भला इंसान था, उसने खुद ने बोल दिया कि भाई न्यूनतम मान निकाल के बता, उसने खुद ने बोला कि न्यूनतम मान निकाल के बता। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला ना बोले कि न्यूनतम है या अधिकतम है तो कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन वाला बोले ही ना, क्वेश्चन वाला बोले ही ना कि न्यूनतम या अधिकतम है तो कैसे पता करेंगे? तो यहां पर अब पता कैसे करेंगे? तो पता करने की क्या ट्रिक होती है ना? पता करने के लिए जैसे अगर मान के चलो तुम्हें पता करना है कि न्यूनतम आएगा या अधिकतम आएगा किसी भी बिंदु पर, तो उसको पता करने के लिए हम जो फलन था उसको फिर से अवकलित करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, और यदि किसी बिंदु पर उसका डबल डिफरेंशिएशन बड़ा आ जाता है 0 से तो उस पर निम्निष्ट मान होता है, और यदि किसी बिंदु पर उसका डबल डिफरेंशिएशन छोटा आ जाता है 0 से तो उस पर उच्चिष्ट मान होता है। बस ये छोटी सी बात याद रखनी है। वैसे तुम्हें पूरे फिजिक्स में कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 99.99% सवालों में खुद ही लिख देगा कि न्यूनतम या अधिकतम चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया कि एक्चुअल में पता कैसे किया जाता है। और ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में ढाल लिखी हुई, हमें पता है कि सर यहाँ पे ढाल निरंतर, देख इतना पता है, देख सुन साहिबा सुन, देख यहां पर ये तुझे पता है कि निम्निष्ट मान के लिए ढाल निरंतर बढ़नी चाहिए। क्या ढाल निरंतर बढ़नी चाहिए? देख ये रटना नहीं है, ऐसे चमका दूंगा, ऐसे दुनिया रट रही है लेकिन तुझे रटना नहीं है। ध्यान से सुन, क्या कि इतनी बात पता है कि सर जब निम्निष्ट मान आएगा तो ढाल निरंतर बढ़ेगी, हाँ या ना? बस इतना बोल दे मुझे, हाँ या ना, कि सर जब भी निम्निष्ट मान होगा तो पैराबोला हंसेगा, हंसता हुआ परवलय बनेगा, हंसता हुआ परवलय बनेगा, बोलेगा क्या मैं हंस रहा हूं, तो जब हंसेगा तब निम्निष्ट मान आएगा। ठीक है, तो जब हंसेगा निम्निष्ट मान आएगा, मतलब ढाल निरंतर बढ़ती जाएगी। तो निम्निष्ट मान के लिए ढाल बढ़ती है, हाँ या ना? हाँ सर। तो सर परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव होगा हमेशा। अगर मान के चल तेरे नंबर हमेशा बढ़ते जा रहे, ध्यान सुन, तेरे नंबर हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट फील आएगा, जबरदस्त फील। अगर तेरे नंबर हमेशा बढ़ते जा रहे तो क्या परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव होगा? आज आए 10 नंबर, कल आएंगे 20 नंबर, फिर आए 30 नंबर, हाँ सर 10 नंबर बढ़ते जा रहे, तो क्या परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव है? क्या परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव है? हाँ सर परिवर्तन हमेशा पॉजिटिव है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव होगा परिवर्तन, है ना? ढाल का परिवर्तन पॉजिटिव होगा। मैं ये जो फील दिलवा रहा हूं ना, ये तो जिनने मैथ्स पढ़ लिया है उससे भी जाके पूछ लेना, उसको भी ये फील नहीं है।
ना। और मुझे पता, और तुम में से है ना कोई ऐसे बहुत सारे बच्चों हैं जिन्हें मैथ्स और बायोलॉजी रखा होगा, तुम्हें ये मैथ्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां कभी फील नहीं आया होगा, वहां पे भी रटा होगा कि ये ऐसा करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं इसका फील मैं तुझे बस इतना सा बता रहा हूं, एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये हंस रहा है, ये हंस रहा है। तो हंसेगा मतलब हंसता हुआ परवल है, हंसता हुआ परवल है मतलब क्या होगा कि सर इसका ढाल निरंतर बढ़ते जा रहा है। तो इसका ढाल अगर निरंतर बढ़ते जा रहा है तो ढाल का परिवर्तन पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब पॉजिटिव होगा तब इसका निम्नलिखित मान आएगा कभी ना कभी। और उल्टा कि देख ये रो रहा है, ये रो रहा है, हाँ सर ये रो रहा है, तो जब रोएगा तो इसका ढाल घटते जाएगा, 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 है ना। तो इसका ढाल घटते जाएगा। तो सर अगर तेरे नंबर बढ़ते घट रहे, पहले आए 20 नंबर, पहले आए 600 नंबर, फिर आ गए 650, फिर हो गए सर 600, फिर आ गए सर 580, फिर आ गए 550, सर बस रोक लो, रुलाओगे क्या? चल ठीक है रोक लेते। तो क्या हो रहा है? नेगेटिव 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 परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब कि सर यह ढाल जो है वो ढाल का परिवर्तन नेगेटिव है, ढाल का परिवर्तन नेगेटिव, इसलिए यहां पर पॉजिटिव करा, यहां पर ग्रेटर देन 0 करा और यहां पर लेस देन 0 करा। क्या सभी को इस एग्जांपल से फील आया कि हां सर परिवर्तन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हमें पता होना चाहिए। बाकी 99% तो हमको बस dy/dx को 0 करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके अलावा कभी कभी एग्जाम वाले के दिल में ख्याल आएगा, और ये बात आगे भी हमें काम आएगी, कि कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास, देखो अब ये तो वही है कि कितनों को पुरानी बातें याद है जो मैंने सब पढ़ाया था। अब हमारे पास अगर मान के चलो ये x² या x का फलन ना हो, हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन हो। बस एक बार छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूं त्रिकोणमिति का। क्या सभी को याद है कि साइन थीटा का या y बराबर साइन थीटा होगा, y बराबर साइन थीटा या साइन x भी लिख सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम मान कितना था? इसका मैक्सिमम मान कितना था? ये मैक्सिमम मिनिमम का ही पार्ट है। अब हम अलग प्रकार के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी मुझे बताएंगे कि साइन x का मैक्सिमम मान कितना आएगा, जल्दी बताओ। हाँ 1 आएगा। वेरी गुड। कुछ क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रहा हूं अब आपको, है ना। मतलब वो वाले तो बन जाएंगे, उसके अलावा साइन और कॉस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करते हैं। अच्छा ये बताओ इसका न्यूनतम मान कितना आएगा? न्यूनतम मान क्या सभी को याद है? इसका न्यूनतम मान -1 होता है। क्या सभी को याद है इसका न्यूनतम मान -1 होता है? क्लियर है मामला? मैक्सिमम मान +1, न्यूनतम मान -1। ओके सर, अगर मैं तुझसे अगला क्वेश्चन पूछूं, y बराबर 5 sin x है, तो इसका मैक्सिमम मान संभव कितना है? y max कितना संभव है? अधिकतम मान 5 sin x का अधिकतम मान संभव क्या है? बताओ भाई। कितना मैक्सिमम मान संभव है? कितना मैक्सिमम मान संभव है? 5। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कैसे सर? ये तो 5 है, साइन का आपने बोला अधिकतम 1 हो सकता है, तो 5 मैक्सिमम मान हो गया। इसी प्रकार से न्यूनतम मान कितना हो सकता है? सर न्यूनतम मान हो सकता है -5, न्यूनतम मान -5 हो सकता है। क्या ये छोटी छोटी सी बातें सब क्या ऐसे छोटे छोटे सवाल टेस्ट में आओगे कर लेंगे, है ना। देखो यार सीधी सीधी बात है, तुम सबके टेस्ट में फिजिक्स में ज्यादा नंबर आने चाहिए केमिस्ट्री और बायो से, तब जिंदगी का मजा है, तब मेरा पढ़ाया, इतनी मेहनत से पढ़ाया सफल है ना। बोल देना बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले केजे सर को कि फिजिक्स में हमारे ज्यादा नंबर आएंगे बायो और केमिस्ट्री से, तब आएगा जिंदगी की असली मजा। हाँ भाई, कितने ला सकते हैं? देखो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ये हुई ना बात। देखो तो आगे बढ़ते अब और कुछ क्वेश्चन करते। y, अच्छा ये cos x होता तो कर लेते cos x, तो y का मैक्सिमम। और अगर ये बात ध्यान रख, अगर तेरे इसमें फिजिक्स में ज्यादा नंबर आ गए ना केमिस्ट्री और बायो से, तो इसका मतलब ये तेरे फिजिक्स में ज्यादा नंबर नहीं है, ये मैथ्स में ज्यादा नंबर आ गए। मतलब मैंने तुझे वो पढ़ा दिया या उसका फील दिलवा दिया है जो जिससे तुम आज तक डरते थे, जिससे तुम भागते थे कि सर हमें मैथ्स नहीं आता, सर हमें मैथ्स से डर लगता है। और अगर इसमें नंबर आ गए तुम्हारे, मतलब जिंदगी में तुम आज तक जिससे भाग रहे थे, जिससे डर रहे थे, उसमें तुम चीते बन चुके हो, तो फिजिक्स तो अब आसान हो जाएगी। फिजिक्स तो हम फिर जोरदार तरीके से कर देंगे
ना, ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए सभी को कि हाँ सर, मैं अगर ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ्स है, ये मैथ्स है, अगर मैं इसमें कर ले गया तो फिर तो बात ही अलग है जिंदगी की। वाई मैक्स इसमें कितना होगा 1 और इसमें वाई मिनिमम -1। क्या ऐसे ही सवाल साइन में भी कॉस में भी कर लोगे? ठीक है, चलो एक और अच्छा चलो इसमें एक क्वेश्चन करें, 2 सवाल और करवाऊंगा ना, ये पहला सवाल, इसके बाद में एक और सवाल। इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, कर पाओगे क्या इसका अधिकतम और न्यूनतम मान? बताओ भाई, इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कर पाओगे? y का मैक्सिमम मान, तो सर y बराबर है 8 माइनस साइन एक्स, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम मान क्या होगा? इसका मैक्सिमम मान क्या होगा सर? इसका मैक्सिमम मान होगा 8 माइनस 2 इंटू 1। क्यों? साइन का अधिकतम मान 1 हो सकता है, तो यहां पे हम डायरेक्ट कर देंगे सर, ये हो जाए 8 माइनस 2 साइन, साइन की जगह रख दिया मैंने 1। अब इसी प्रकार से 8 में से इसको क्या लिखेंगे? 8 माइनस 2, 2 इंटू 1 करेंगे 2 आ जाएगा, 8 में से 2 गए 6 बचा। अब उल्टा भी, ये क्या आया? ये तो मैक्सिमम आया, अधिकतम आया। अब न्यूनतम मान कितना आएगा? y का न्यूनतम मान। अच्छा सर, न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, अरे -1 है, हाँ सर, तो जगह 8 प्लस 2 मतलब हो गया 10। क्या आ गया? 10। क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? क्लियर है कहानी? आ गया समझ में? ये माइनस कहां से होगा? अरे बाबा, यहां पर ये मल्टीप्लाई करेगा ना, माइनस और माइनस प्लस होगा, तो 8 और 10, 8 और 2 10 होता। अरे बाबा, आया सबको समझ में? 100% तरीके से चमका सभी को, आ गया जिंदगी का मजा। झोल था इसमें, तुझे ऐसा नहीं लगा? अच्छा चलिए बता, 6 और 8 में से, 6 और 10 में से कौन बड़ा होता है? 6 और 10 में से कौन बड़ा होता है? हाँ, एक बच्चे ने पकड़ लिया। सर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सर आप बोल रहे हो ये मिनिमम है, ये 10 आ गया, और ये मैक्सिमम ये 6 आ गया, उल्टा आ गया। ये तो उल्टा आ गया। ये कैसे हो गया? सर एक्चुअल में है ना, यहां पर मिनिमम लिखना चाहिए हमें और यहां पर मैक्सिमम लिखना चाहिए हमें, लेकिन सर यहां तो हम मैक्सिमम रख रहे हैं, यहां तो मिनिमम रख रहे हैं। बहुत ज्यादा घोटाला हो गया ये तो। कैसे होगा दया? बहुत सारी गड़बड़ है, तो दरवाजा तोड़ना होगा। देखो एक्चुअल में ये सही है, ये मिनिमम होगा, वो मैक्सिमम होगा, लेकिन सर यहां तो मैक्सिमम मान रख के मिनिमम कैसे आ गया? क्यों? क्योंकि यहां पे बीच में माइनस रखा हुआ है। बीच में क्या लगा हुआ है? माइनस। तो देख, जब तू साइन एक्स का, देख ऐसा समझ, 8 में से कुछ संख्या को माइनस करना है, 8 में से कुछ संख्या को माइनस करना है, ध्यान से सुनना, 8 में से कुछ संख्या को माइनस करना है। तो अगर ये संख्या बड़ी रखेगा तो आंसर छोटा आएगा, बोल हाँ या ना? ये संख्या बड़ी रख, मान के चलो 8 में से मैंने माइनस करा 4 को, या 8 में से मैंने माइनस करा 5 को, तो ये 3 आया। लेकिन मैंने अगर 8 में से 2 को माइनस करा तो 6 आया। मतलब इधर वाली संख्या इधर माइनस कर रहा हूं ना, या मैं किसी चीज में से माइनस कर रहा हूं, उसका फील आना चाहिए अच्छे से। मैं किसी चीज में माइनस कर रहा हूं, तो जब मैं माइनस करूंगा तो अगर मैं यहां बड़ी संख्या रखूंगा तो आंसर छोटा हो जाएगा, और जब यहां छोटी संख्या रखूंगा तो आंसर बड़ा हो जाएगा। अरे यही तो माइनस होता है, वहां पर नेगेटिव है, वहां पर नेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए उल्टा हो गया, यहां पर ये मिनिमम देगा, ये मैक्सिमम आएगा। क्या सबको ये फील आया? इसमें मान माइनस है, इसका ऐसा भी होता है। देख ऐसा क्या, अगर मान के चल यहां पे लिखा होता 8 बटे में कोई संख्या, 8 बटे में कोई संख्या, 8 बटे में कोई संख्या, तो अगर मैं संख्या का मान बड़ा रखूंगा तो ये पूरा घट जाएगा, ये भी होगा। जैसे अगर मान के चल मैंने करा 8 बटे में 2, तो 8 बटे में 2 4 आएगा, लेकिन मैंने करा 8 बटे में 4, तो ये 2 आएगा। अब चमका, क्योंकि सर यहां पर ये डिवाइड में, तो छोटी संख्या से, अरे मान के चल यार मेरे पास एक पिज्जा है, एक पिज्जा 2 लोग खाएंगे तो ज्यादा खा पाएंगे, एक पिज्जा 4 लोग खाएंगे तो कम खा पाएंगे, इसमें कौन सा बड़ा लॉजिक है?
ये तो कोई छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। हाँ, आपने मुझे कम डाला, क्यों? ज्यादा लोग थे तो कम कम बटेगा सबको, कम लोग होंगे तो हर एक को ज्यादा ज्यादा मिलेगा। अरे आया जिंदगी का असली मजा। सर आज ही पढ़ाओगे सारी फिजिक्स? सर बस हो गया, आपने सर 6 बजे का वादा किया था। 6 बजे से मैं स्टार्ट करूंगा। नहीं सर 6:10 से, बस 3 मिनट और लगेंगे, एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है। क्या ये ये देखो, ये फिजिक्स है नहीं, ये कॉमन सेंस, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा कि जब मैं माइनस कर रहा हूं तो अगर मैं यहां पे बड़ी संख्या रखूंगा तो छोटा आंसर आएगा, छोटी संख्या रखूंगा तो बड़ा आंसर आएगा। डिवाइड कर रहा हूं तो इसमें भी ऐसे ही होगा। अगर मैं छोटा, अरे यार वही वाली बात फिर से, एक डेयरी मिल्क है मेरे पास, एक डेयरी मिल्क 2 लोग खाएंगे, चिंटू और मुन्नी, तो ज्यादा खा पाएंगे। अगर एक डेयरी मिल्क चिंटू, मुन्नी, बबीता, सोनू, मोनू, गोलू, पूरी क्लास आ गई तो क्या होगा? सबको छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा। तो सबको छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा तो सब बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो छोटा आंसर आएगा। चलो तो छम छम करके आखिरी सवाल कर लेते हैं। वो आखिरी कंसेप्ट, मान के चलो कि ये एक और लास्ट कंसेप्ट है। मान के चलो आपको दिया, इसका आंसर देखो यार, ये याद रखना पड़ेगा आपको ना। ये दिया हुआ a sin x प्लस b cos x प्लस b cos x, ऐसा दे दिया। मतलब कि अभी तक मैं जो चक्कर चला रहा था उसमें केवल साइन था, कहां गया रे चक्कर, हाँ, या केवल साइन था या केवल कॉस था। हाँ, एक बच्चा बोला सर हम होंगे तो डेयरी मिल्क लेके ही भाग जाएंगे। तो यहां पर केवल साइन था या केवल कॉस था। लेकिन अगर मान के चल ऐसा फलन आ जाए जिसमें साइन प्लस कॉस हो, तो अब क्या करेंगे? अब इसको करने के लिए इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा, इसको बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो इसके लिए एक छुटका सा एसपी स्टार बता रहा हूं, है ना, ये आप सीधे सीधे याद रख सकते हो। क्या कि अगर आपको जब भी ऐसा फलन आए तो इसका मैक्सिमम मान जो होता है वो बराबर होता है √a² प्लस b², और इसका मिनिमम मान, ये फिजिक्स में बहुत बार काम आएगा बेटा, है ना, इसका जो मिनिमम मान होगा वो -√a² प्लस b² होने वाला है। क्लियर है? हाँ, फिजिक्स की केमिस्ट्री क्लास 6:10 से शुरू होगी, 6:10। मैं 2 मिनट में क्लास खत्म करूंगा, 10 मिनट का ब्रेक, 6:10 से केमिस्ट्री शुरू होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल करवा देता हूं, लास्ट बात, एक एग्जाम्पल। मान के चल मैंने बोला y बराबर 3 sin x प्लस 4 cos x हो जाए तो इस फलन का अधिकतम मान क्या होगा? इस फलन का अधिकतम मान क्या होगा? इस फलन का अधिकतम मान क्या होगा? तो इसके लिए हम करेंगे y max की वैल्यू आएगी √3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा? ये 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 5 हो जाएगा, खत्म कहानी। ये तो जन्मों जन्म का संबंध है। तो यहां पर होगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा वर्गमूल 25 और कहानी खत्म, 5 आ गया। मिनिमम मान कितना आएगा? -5। ठीक है, तो ये 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी। अरे बराबर, ये मूर्ख, ये बराबर क्यों है? एक 5 लिखो, एक -5 लिखो, दोनों बराबर चीज है। कौन से गांव से आया तू? एक 5 है, एक -5 है। ठीक है, तो जैसे ये प्लस में है बेटा, ये माइनस में है, यहां पे माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई, ओके, ये भी टेस्ट में आएगा, ये भी टेस्ट में आएगा। टैटू बनवा लिया क्या? चलो बहुत बढ़िया, टैटू मुझे भी बनवाना है यार, एक जल्दी बनवाएंगे हम भी। तो ये सारी कहानी हमें समझ में आनी चाहिए। समाकलन पे 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में भी है, वो मत करना, अगली क्लास में कर लेंगे, और टेस्ट में से भी समाकलन क्वेश्चन हटा दूंगा मैं, डोंट वरी। चलो, तो समाकलन के पहले जितना पढ़ाया, उच्चिष्ट निम्निष्ट मान, अनुप्रयोग जो आज पढ़ाए सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये सब कुछ टेस्ट में आएंगे, पूरा रिवाइज करना है सबको। ठीक है, चलो भाई, तो कहानी ही खत्म करते। टेस्ट याद रखना, संडे के दिन 2 बजे होगा। सेक्शन ए सेक्शन बी में क्वेश्चंस आएंगे, ए वाले सारे करने, बी वाले कोई 10 करने होंगे। 45 सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 90 रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम मंडे के दिन। टाटा, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट टेस्ट के लिए, बढ़िया से करना। टाटा। कल क्लास नहीं होगा, कल रिवीजन करना है सभी को।